साउंड चेक 1 2। ये सही है ना? अच्छा आपको मिल रहा है ना रिवर्ब बेस सब कुछ? हाँ चलो फाड़ डालते इसको। धूम की लास्ट सीन में जहां आप क्लिफ से जी। जंप कर देते हो, बहुत सारे मिलेनियल्स की ये थियरी थी कि कबीर लौट कर आएगा धूम यूनिवर्स मैंने भी से। सोचा। आपने एक पूरे जनरेशन ऑफ ब्रोस के लिए बहुत कुछ किया जस्ट बाय एग्जिस्टिंग एंड बीइंग जॉन अब्राहम। मैं ज़्यादातर एथियस्ट हूँ, लेकिन मेरे जो भगवान है मेरे पिता है। आई हैव मिडिल क्लास वैल्यूज, जो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। पैसे बनाओ लाइफ में, आप अमीर बन जाओ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा मिडिल क्लास है। कर्मा में बिलीव करते हो? 100%। एक साइड पे हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, एक साइड पे हम लोग पान मसाला बेचते हैं। अगर मैं कुछ और बोल रहा हूँ आपके सामने और कुछ और कर रहा हूँ वहाँ पे, कोई ना कोई तो देखेगा ना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। आई एम अ इंडिया लवर। बहुत जरूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूं। पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फर्क है। आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India, क्योंकि इंडियन men need to understand how to treat their women. मेरी रीडिंग ये है कि बहुत सारे लोग आपकी सफलता नहीं देखना चाहते थे। जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मुझे एक ही चीज कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते हो। मैंने किया, और जो क्रिटिक्स थे वो आज रिटायर हो चुके हैं, शायद उनके पास काम नहीं है। अब दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो और ये वाली साइड ऑडियंस ने अब तक नहीं देखी है इतनी। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म मेरे हिसाब से इंडिया में खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पता है कि एक आदमी को बिठाया गया था मुझे गुस्सा करने के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जीता और मैं हारा। इस एक्सपीरियंस से जिंदगी के बारे में आपने क्या सीखा? उनकी कोई शायद कोई वजह नहीं होगी, उनके शायद घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, लाइफ में टॉक्सिसिटी जो उनके खुद के अंदर है। आपको उसे कुछ लेना देना नहीं, आपको आपके काम पे कंसंट्रेट करना है बस। दोस्तों, जॉन अब्राहम को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि मैंने 2 साल पहले इनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जहाँ इनके साथ एक कनेक्शन बैठ गई एंड वी स्टेड इन टच। बहुत सारी बातें हुई हैं इन पिछले 2 सालों में। तो आज के पॉडकास्ट में जो आप देखने जा रहे हो ये उन्हीं बातों की एक छोटी सी झलक है। बहुत डीप इंसान है, बहुत लर्नड इंसान है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है। इनकी नॉलेज लेवल्स के बारे में आपको आज पता चलेगा, इनके पर्सपेक्टिव के बारे में आपको आज पता चलेगा। ये मेरे जॉन भैया हैं एंड फॉर नाउ एंजॉय द एपिसोड। जॉन अब्राहम का स्वागत है हमारे शो पर, हमारे घर में। मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट है, बहुत सारे रीजंस के लिए, पर पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू रणवीर, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैंने देखा घर को आपके शो पे ही देखा था मैंने, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। नहीं, थैंक यू ब्रो। मैं आपसे पहली बार इन पर्सन मिला वो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट शूट के लिए जी। वो 2 या 3 साल पहले की बात है। अटैक उस वक्त पे हमने हाँ। पॉडकास्ट करा था। वाह, ओके, आपको याद है। हाँ। पर आई फील कि वहाँ से ना मुझे एक्सेस मिल गया टू जॉन अब्राहम एंड आई स्टेड इन टच। आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है, क्योंकि एज ए यूट्यूबर हमारे रेफरेंस पॉइंट्स नहीं होते। थैंक यू फॉर जस्ट बीइंग यू। ये कहना चाहूँगा पहले। थैंक यू फॉर बीइंग यू, क्योंकि आप भी बहुत ही, मतलब जब भी ऑडियंस आपको देखती है और जो सवाल उनके माइंड में होता है, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू यू। जो सवाल उनके माइंड में होता है आप वही बोलते हो, एंड यू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, और हमेशा थिंग्स को सिंपल ही रखना, आई थिंक, एंड यू आर वेरी गुड एट डूइंग दैट। सिंपल यानी कि ऑल्सो क्लैरिटी होती है। ये मैंने आप में भी देखा है कि आप में भी बहुत क्लैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू करियर, लाइफ, बट ऑल्सो द वर्ल्ड। आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और ये वाली साइड ऑडियंस ने अब तक नहीं देखी है इतनी, कि आप पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानते हो। तो आपकी जिंदगी के थ्रू मैं उस साइड को ऑडियंस के सामने पेश करना चाहूँगा जॉन जी। पहले एक थोड़ा डायरेक्ट सवाल है आपके लिए। सवाल ये है कि अभी कितने साल हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में? 20 साल हो गए। उसके पहले आई थिंक 4 साल, एग्जैक्टली 24 साल, 4 साल मैंने मॉडलिंग करा था। 2000 मार्क मुझे याद है, बट इतने सारे लोग आए और चले गए। आपसे जो उम्र में छोटे हैं वो भी आए और चले भी गए। आप इतने ज़्यादा रेलेवेंट कैसे रहे हो अब तक?
24 सालों के टाइम स्पैन में रेलेवेंट रहना बिल्कुल आसान नहीं होता. क्या किया आपने? जी मेरे हिसाब से अवेयरनेस जिसे बोलते हैं कि आपको जो दुनिया में हो रहा है, जो आपके सामने हो रहा है, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए. जो आज के मोमेंट में है उसमें रहना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक अवेयरनेस इज़ वन बिग रीज़न. मैं बहुत ही अवेयर हूँ अपने बारे में, मेरे लिमिटेशंस के बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मुझे चांसेस को ग्रैब करना है एट द राइट टाइम. लेकिन अगर वो चांसेस नहीं मिले मुझे, मैं खुद क्रिएट करता हूँ वो चांसेस को. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. जब भी मैं इंडस्ट्री में आया तभी सब लोग बोलते थे कि जॉन अब्राहम है, घर में शायद पिज़्ज़ा और बर्गर्स खाता होगा. नाम जॉन अब्राहम है. जी जी. लेकिन उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बना. मैं प्रोड्यूसर इसीलिए बना क्योंकि आई वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि दिमाग के अंदर भी कुछ है. और मेरी पहली फिल्म जो थी विकी डोनर थी, उसके बाद मद्रास कैफ़े. तो वो चांस मुझे मिला नहीं, मैंने क्रिएट किया वो चांस को. प्रोड्यूसर बनना, मैंने वो चांस को क्रिएट किया. मैंने सोचा कि इफ़ आई बिकम अ प्रोड्यूसर, मेरे जो फिल्म का ट्रेजेक्ट्री होगा वो अलग होगा. तो अगर लोग जे एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते, बोलते कि यार इतने अच्छे फिल्म है जे एंटरटेनमेंट में, यू गॉट विकी डोनर, नेशनल अवार्ड्स भी मिले, आयुष्मान को भी लॉन्च किया, वॉज अ वंडरफुल बॉय. उसके बाद मद्रास कैफ़े करा मैंने, उसमें भी नेशनल अवार्ड्स मिले. उसके बाद परमाणु, उसके बाद बाटला हाउस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज यू कुड बी 50 और यू कुड बी 15. आपका जो अवेयरनेस है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप दुनिया के बारे में आप नहीं जानते हो, आई फील इट्स ओवर फॉर यू फ्रॉम द स्टार्ट. आपका जर्नी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए मैं आज तक मैं समझता हूँ कि मैं रिलेटिवली रेलिवेंट हूँ. क्योंकि आप दुनिया के बारे में जानते हो, आपने खुद को अपस्किल किया है बेसिकली. एब्सोल्युटली. एज इन अभी 24 सालों के सफ़र में कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट किया है खुद को. आप सीखते जा रहे हो और उस वजह से आपके फिल्म चॉइसेस और करियर चॉइसेस एक टाइप के रहे हैं. करेक्ट. फेयर टू से. वेरी वेल सेड. मैं सीखते जाता हूँ और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर मैं आपके सामने बैठ के ये बोलूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वी आर आई एम इन रियल बिग ट्रबल. सो आई थिंक आई लर्न एवरी डे. मैं हर रोज़ मैं सीखता हूँ. आपसे भी बैठ के मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे सुन रहे हो और जिस तरीके के सवाल आप पूछते हो, अगर कल मैं पॉडकास्टर बनता लाइफ में, आई वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यू फ्रेम योर क्वेश्चंस, और आप क्वेश्चंस क्यों ऐसे फ्रेम करते हो. तो मैं हर आदमी से मैं सीखता हूँ, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एट दिस वेरी मोमेंट व्हाइल आई एम वाचिंग यू. ओके. बट इट्स ऑल्सो टाइम टू लर्न फ्रॉम यू. जब आप टीनेजर थे, आप में बहुत गुस्सा था जी. आप उस गुस्से की वजह के बारे में कहना चाहोगे कुछ? जी मैं फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने अपने डैड को और मॉम को स्ट्रगल करते हुए देखा. इट्स लाइक एनी यंगस्टर गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल. और जिस स्कूल में मैं गया वहाँ पे सिर्फ अमीर बच्चे थे, और स्कूल में मैं चैम्पियन था हर चीज़ में. एथलेटिक्स में 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, अभी ओलंपिक्स चल रही है तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ. एंड आई वॉच द ओलंपिक्स. तो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, शॉर्टकट, जैवलिन, डिस्कस, 4x100 मीटर्स. तो एथलेटिक चैम्पियनशिप्स मेरे लिए बहुत मायने रखता था. क्योंकि इन अ क्लास ऑफ 35 में इतना स्मार्ट नहीं था. आई सो स्टैंड 7th और 8th. तो मैं एवरेज स्टूडेंट था इन अ क्लास ऑफ 35. लेकिन स्पोर्ट्स में मैं अव्वल नंबर पे था. आई वॉज ऑलवेज विनिंग. आई वॉज अ कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम, सब कुछ. लेकिन जब ये स्कूल वॉज अ ग्रेट लेवलर. स्कूल में सब लोग एक ही थे. आप पॉपुलर थे क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे करते थे या स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे. लेकिन जब भी मैं स्कूल से बाहर निकला तभी मुझे असलियत पता चल गया. क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा भी नहीं, मैं ट्रेन 2nd क्लास कंपार्टमेंट में, मेरा 3 मंथ का पास था और बस से मैं जाता था. और मेरे जो क्लासमेट्स थे उस वक्त पे, दे ऑल हैड, उस वक्त पे मैं 1990, 91, 92 की बात कर रहा हूँ, दे हैड आउडीज, मर्सिडीज, BMWs. तो मुझे वो फ़र्क दिखा. और उनके पेरेंट्स क्या करते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े एक्टर्स थे, दे वर रियली बिग पीपल और दे वर कंफर्टेबल. और उस वजह से मेरे अंदर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन क्रीप हुआ. मेरा आई सेड लिसन, व्हाई कांट, मेरे पास इतना क्यों नहीं है. लेकिन रणवीर, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ जी. आज के तारीख में, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास वो नहीं था.
क्योंकि मेरे पास एक पेरेंटहुड था, एक अपब्रिंगिंग था, विच आई एम सो प्राउड अबाउट. क्योंकि मेरे जो पिताजी है और मॉम है, द वैल्यूज दे गेव मी, शायद वो बच्चों को शायद नहीं मिला होगा. क्योंकि आई नो द वैल्यू, आई बिलीव कि उस वक्त पे आई न्यू द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, लेकिन उनको दे न्यू द प्राइस ऑफ एवरीथिंग. सो एक बहुत बड़ा फर्क था. सो आई एम ग्रेटफुल. यहाँ थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं. मैं आपके पेरेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा. पहले मम्मी के बारे में बात करते हैं. वो एक चीज़ क्या है जो आपने मम्मी से सीखी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़? मम्मी के बारे में शायद एक टॉप चीज़ जो मैंने सीखा इज सोशल वर्क. अगर मॉम के हाथ में 100 रुपये है तो 99 रुपये, 99 रुपीज़ यूज्ड टू गो टू चैरिटी. तो वो मॉम से सीखा मैंने. वो सबसे बड़ी चीज़ थी मॉम से. एक आई विल से ओनली वन थिंग दैट फ्रॉम मॉम मैंने ये सीखा कि जो आपके हाथ में आप दे दो, पब्लिक को दे दो, बट डोंट मेक अ नॉइज अबाउट इट. चुपके से दे दो. यू नो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. जो आदमी का जो कैरेक्टर है तभी पता चलता है जब ये आप अपने चैरिटी के बारे में चिल्लाते नहीं हो. सो यू मस्ट कीप इट लो. तो मैंने वही सीखा मॉम से. डैड से ईमानदारी. डैड ने लाइफ में किसी को रिश्वत नहीं दिया, किसी से रिश्वत नहीं लिया. डैड ने मुझे कहा कि अगर अब तुम भूखे भी मर रहे हो, डोंट बी डिसऑनेस्ट इन लाइफ. तो डैड से मैंने वो सीखा, ईमानदारी. सो वन साइड देयर वाज चैरिटी, द अदर साइड देयर वाज ऑनेस्टी. तो ये दोनों मेरे लिए ये वैल्यूज़ बहुत मायने रखते हैं इन रियल लाइफ. क्योंकि जब भी आप ऐसे सिचुएशंस में आते हो जैसे आज मैं हूँ इंडस्ट्री में, मेरा क्रेडिबिलिटी मेरे करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रेपुटेशन एज एन क्रेडिबिलिटी. कि जॉन इब्राहिम ने किसी को अंडरकट नहीं किया. जॉन इब्राहिम वॉज नॉट डिसऑनेस्ट. वो सही तरीके से काम करता है. ही डजंट चीट एनीबडी. टाइम पे आता है, अपना काम करके वो निकल जाता है. ही डजंट वेस्ट एनीबडीज टाइम. तो ये छोटी छोटी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पता है जॉन, शो के थ्रू मैं बहुत सारे एक्टर्स से मिला हूँ, बहुत सारे क्रिकेटर्स से मिला हूँ, पॉलिटिशियन से मिला हूँ. मैंने कभी भी किसी को आपकी बुराई करते हुए नहीं सुना है. और ये बहुत रेयर है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुराई बिल्कुल नहीं होती. और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ शो के लिए, सच में यही है. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. शायद ये रेपुटेशन का कमाल है, पर किसी इंसान की एक एनर्जी भी होती है. आज मेरे बॉयज़ को आपकी एनर्जी पता चली है थोड़ी सी, पर जो एनर्जी ऑडियंस को फील हो रही है ना, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम बिग ब्रदर टाइप, आप असलियत में वैसे ही हो. ये पहले से आप ऐसे ही थे, इतने ज़्यादा हम्बल. ये शायद आपका जो पारसी खून है आपके बॉडी में, उस वजह से है. आई थिंक क्योंकि मैं, एंड आई कीप रिपीटिंग दिस रणवीर, क्योंकि शायद आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. आई थिंक मैंने मिडिल क्लास, क्योंकि मैं ग्रोइंग अप मैं बहुत ही मिडिल क्लास था. और आज के तारीख में भी माइंड में मैं बहुत ही मिडिल क्लास हूँ आज के तारीख में. एंड आई वुड लाइक टू से दिस ऑन रिकॉर्ड. माई मॉम इज 74 years old. मेरे पिताजी जो है उनसे 12 साल उम्र में ज़्यादा है, 86. आज के तारीख में भी उनके पास एक छोटी सी गाड़ी है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम ऑटो रिक्शा या बस से ट्रैवल करते हैं इस उम्र में भी. तो वो जो वैल्यूज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये सही है, और ये मैं इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ, बट आई हैव मिडिल क्लास वैल्यूज़, जो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है. क्योंकि मैंने मेरी टीम को मैंने यही कहा कि हमें छोटे से प्रिविलेजेस मिलते हैं. जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ, लाइन कट करके आपको आगे भिजवा देते हैं. तो मैंने कहा आप हमेशा लाइन में खड़े रहो, डोंट कट योर लाइन एंड गो अहेड. क्योंकि कल ये जो शौहरत है, ये जो पैसा है, फेम आपके पास बचेगा नहीं, तो आपको वापस वो लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा. सो लर्न टू स्टैंड इन लाइन नाउ. और हमेशा हमारे इंडस्ट्री में रणवीर, आपने भी देखा होगा, चाय से प्याली गरम, जो बोलते हैं ना, चाय से किटली गरम. हमारे आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादा एटीट्यूड वो थोड़ा दिखाते हैं. वी हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. मैं आधा पारसी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. सो आई टेल माई पीपल, जो भी मेरे लोग हैं जी, कि आप लोग अपनी औकात में रहना. बी मिडिल क्लास, बिहेव मिडिल क्लास, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है. तो मम्मी से आपने सोशल वर्क के बारे में जाना, पापा से इंटेग्रिटी के बारे में जाना. अंडरग्रेड में क्या पढ़ाई की थी आपने? क्या पढ़ा था आपने? बीए इन इकोनॉमिक्स. ओके. और फिर इमीडिएटली आप एमबीए करने गए जी सिडनम.
MBA फ्रॉम MET, मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट बैंड्रा Okay. में। तो मैं CET जो एग्ज़ाम है, कॉमन जी। एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए बैठा। और मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों उस एग्ज़ाम के लिए बैठे, क्योंकि वो बैठ रहा था तो मैं सोचा रणवीर, नो वन नोज अबाउट दिस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ। मेरा कोई ये नहीं था कि मैं MBA करूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है विकी, वो MBA के लिए बैठा। सो आई सेड चलो मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ यार, मैं भी करता हूँ यार। तो जब ही हम लोग ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जब ही रिजल्ट का दिन आया, कसम से आई वॉज लुकिंग फॉर हिज नेम, और वो भी अपने नाम के लिए ढूंढ रहा था और उसका नाम नहीं मिल रहा था। और मैंने देखा जॉन इब्राहिम, और मैंने उसको बोला ए विकी, मेरा नाम है यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ माय नेम इज हियर। और वो भी शॉक था, क्योंकि ही इज वे स्मार्टर देन मी। आज वो बॉस्टन में है, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, और मैंने देखा मेरा नाम है, दिस इज ग्रेट। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गेटिंग इनटू MBA इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उसको कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू डू 2 years ऑफ MBA। मैंने करा, मेहनत से मैंने पढ़ाई की। आपने एक बार आपके एक बिजनेस के बारे में मुझे बताया था, जो आपके दिल के बहुत करीब है, और वहाँ आपने खुद के लॉसेस इन दैट बिजनेस के बारे में बताया ऑन द जी। फ्लाइट। जब आपने लॉसेस के बारे में बताया, मैंने सोचा कि आप खुद एक प्रोड्यूसर हो। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत शार्प है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू आर एन अवेयर गाय। पार्डन मी सेइंग दिस, बट आई पर्सनली फील कि दुनिया ये नहीं समझती कि जॉन एब्राहम इज वर्थ हाउ मच मनी, एंड you've डन वेरी वेल फॉर योरसेल्फ फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। जी। हिंदी में बोलूँ तो आपने बहुत अच्छे से पैसे कमाए और उनका जी। ख्याल भी रखा है, इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी करी है, बट पब्लिक शायद ये जानती नहीं। मैं इस पूरे पैसों की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, बट पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या MBA का रोल रहा है आपके खुद के करियर के मैनेजमेंट में? वहाँ से स्टार्ट करो और फिर आपकी पूरी पैसों की जर्नी थोड़ी सी शेयर कर दो। जी, ऑफ कोर्स। तो एंड आई विल मेक इट शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। श्योर। तो ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन मैंने जय हिंद कॉलेज से किया, उसके बाद MBA किया मैंने, उसके बाद काम पे लग गया। सो फर्स्ट थिंग, मेरा सैलरी क्या था, तनख्वाह क्या थी, 6,500 रुपीज़ अ मंथ। वहाँ से मैंने शुरू किया। उसके बाद मुझे प्रमोशन मिला एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। मैं मीडिया प्लानर था। मीडिया मीडिया प्लानर प्लानर का मतलब ये होता है कि अगर आप सोचो आप महिंद्रा हो, आपकी गाड़ियाँ हैं और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूँ, आप मुझे 2 करोड़ देते हो और बोलते हो कि यू मेक श्योर कि ये जो पैसा मैंने आपको दिया, एड्स के थ्रू आप सही ऑडियंस तक पहुँचो। जैसे आप करते हो पॉडकास्ट में जी, आपके पॉडकास्ट, यू रीच अ डिफरेंट ऑडियंस थ्रू हिंदी, इंग्लिश में आप एक अलग ऑडियंस को टारगेट करते हो। तो मेरा काम था अपने टारगेट ऑडियंस तक महिंद्रा के जो एड्स है, जिसके क्रिएटिव्स मेरे ही एजेंसी में बनते थे, जी। उन तक कैसे पहुंचाऊं। और मीडिया व्हीकल्स क्या थे, न्यूज़पेपर्स, सैटेलाइट चैनल्स, ये सब उस वक्त पे। सो माय जॉब वाज ऑफ अ मीडिया प्लानर। तो मुझे प्रमोशन मिला दूसरे एजेंसी में, और तब मुझे एक ऑफ़र मिला कुछ कंपटीशन में जिसका नाम था ग्लैड्रैग्स। उस कंपटीशन में मैं गया जहाँ पे जजेस, एंड दिस इज़ अ होल सर्कल, इट्स अ ब्यूटीफुल सर्कल। मेरे जज शाहरुख खान थे। वाह। या शाहरुख खान, करण जौहर, गौरी खान, करण कपूर जो ड्रीम लवर उस टाइम पे बॉम्बे डाएंगे, दे वर ऑल माय जजेस। और उस वक्त पे मैं उस कंपटीशन को जीता, और मुझे 40,000 या 50,000 रुपीज़ मिला, विच वॉज ह्यूज मनी फॉर मी। एक 40,000 और 50,000 रुपीज। या और आपकी सैलरी कितनी थी फ्रॉम योर जॉब? 13,800, और मेरा टेक होम 11,500 था। ओके, फिर से हल्के से पॉज करते हैं। हाँ जी। पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि उन पैसों के साथ क्या करते थे आप? वो जी, 11,000 रुपीज। 11,000 रुपीज़ के साथ मेरा खर्चा बहुत कम था, क्योंकि मेरा लंच जो था वॉज 2 चपातीज एंड दाल फ्राई, एंड द कॉस्ट, मेरा खाने का जो कॉस्ट था उस टाइम पे, तो ऑडियंस सोचेगी कि कैसा इतना चीप हो सकता है लेकिन खाना, लेकिन उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 98 में माई फूड यूज टू कॉस्ट 6 रुपीज़ 25 पैसा। तो 6 रुपये 10 रुपये में मेरा लंच हो जाता था। ब्रेकफास्ट घर पे करके आता था, और उसके बाद शायद डिनर में स्किप करता था, क्योंकि आई यूज्ड टू बी इन द ऑफिस टिल वेरी लेट। तो मेरा खर्चा पानी, एक मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास एक ट्रेन का पास था,
एंड माई लिटिल फूड. सो आई टू सेव द मनी, और वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में मैं पैसे डालता था तब. और उस टाइम पे मैंने 60,000 रुपीज का मैंने 3 साल के अंदर आया, गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 रुपीज. तो वहां से मेरा करियर शुरू हुआ. आई एम श्योर कि क्योंकि आपने ग्लैडरैक्स कंपटीशन में एंटर किया, आप में शायद वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आप भी अच्छे दिखते हो. एक्चुअली सच बोलो, मेरे स्कूल फ्रेंड ने बोला कि जॉन तुम्हारे लुक्स ठीक है, कि कंपटीशन में जाओ. तो मैंने कहा ठीक है. ये आई डोंट नो वेदर आई सेड दिस ऑन एनी इंटरव्यू और व्हाटएवर. तो मैं रद्दी वाले के पास गया, और ग्लैडरैक्स का एक मैगजीन था. उस वक्त पे मैगजीन्स बहुत सेल करते थे. टुडेज पॉडकास्ट, टुडेज डिजिटल, दोज डेज मैगजीन्स का ज़माना था. तो मैगजीन मैंने लिया, और मैं मिसेस मॉरिन वाडिया, जो मैं मानता हूँ मेरी मेंटोर है, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर, बॉम्बे डाइंग की जो ओनर है. तो मैं वहाँ गया गेट पे, और वॉचमैन ने अलाउ नहीं किया. मैंने भरा वो मैगज़ीन को, और मिसेस मॉरिन वाडिया बहुत काइंड थी, उन्होंने कहा अंदर आ जाओ. मैंने उनको वो मैगज़ीन दे दिया. नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, आई कैन से दिस टुडे, और उन्होंने मुझे कहा कि यू गॉट अ डायरेक्ट एंट्री इन द फाइनल्स. मैंने सोचा इसमें क्या है, मतलब डायरेक्ट एंट्री. फिर बाद में पता चला कि एटलीस्ट 2 to 3 लाख जो एस्पिरेंट्स है उन लोग एंट्री देते हैं, एंड दे गो थ्रू अ एलिमिनेशन प्रोसेस. और मुझे डायरेक्टली फाइनल 20 में मुझे प्लेस मिला, और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि मैं जीत गया. और जीतने से पहले लड़कियों से अटेंशन मिलती थी? टू बी फेयर हाँ, लेकिन मैं बहुत ही शाई था, क्योंकि ग्रोइंग अप रणवीर मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे. एंड यू नो बॉयज व्हेन दे गेट पिंपल्स, तो मेरे बहुत सारे बड़े एक्ने थे. यू नो एक्ने, पिंपल तो छोटे मोटे होते हैं, प्यारी चीज होती है. मेरे फेस पे एक्नेस थे, सिस्टिक एक्ने इतने बड़े बड़े यहाँ पे, मतलब द शेप ऑफ माई फेस वुड चेंज, मतलब इतने सारे एक्ने. तो व्हेन अ गर्ल वुड गिव मी अटेंशन, नहीं यार मेरे फेस पे इतने सारे बॉइल्स है. तो मैं बहुत ही उस इम्प्रेशनेबल एज में था, वेयर आई वाज वेरी, तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे आई टू लुक डाउन, थैंक यू, आई वाज वेरी शाई गाय. सो आई वाज नेवर रियली, मैं बहुत कॉन्शियस था. ये पिंपल्स का प्रॉब्लम गया कैसे आपकी लाइफ में से? जी मैं डॉक्टर से मिला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट वो टाइम पे, डॉक्टर तरासी जी. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं उनके पास जाता था, शी डिडंट नो हु आई वाज, सो शी यूज्ड टू कॉल मी डीनो मोरिया. हे डीनो इधर आ, you know. So there was an identity crisis there also. So I went there, उन्होंने काफ़ी ट्रीट करा मुझे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फाइन. क्योंकि मेरे हिसाब से आप डर्मैट के साथ आप बैठे हो शो पे, एक डर्मल लेयर और एक एपिडर्मल लेयर होता है, और उसके बीच में सबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. तो नीचे से द ऑयल यूज्ड टू एंटर द सबेशियस ग्लैंड्स, मतलब सबेशियस ग्लैंड्स यूज्ड टू गिव ऑयल लेयर, और ये दोनों लेयर ऑफ स्किन जो होते हैं उसके बीच में से ये ऑयल ऊपर के लेयर से नहीं निकलता था, विच इज़ वाई आई वुड गेट दैट एक्ने. तो काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस होता था मेरे स्किन के अंदर. तो आई टुक मेडिसिन कि वो ऑयल को ड्राई अप करूँ, सिंपल. आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन ये मुझे रीज़न दिया गया, सो आई एम टेलिंग यू द रीज़न इज. जॉन एब्राहम को भी पिंपल्स हुए हैं एक ज़माने में, बहुत सारे पिंपल्स. तो जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है अभी, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा जिनके बहुत सारे पिंपल्स है, डोंट वरी इफ़ यू हैव पिंपल्स, क्योंकि उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंस को नीचे ना करें. और इनकरेजमेंट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप फ्यूचर में आप अच्छे दिखोगे, यंग दिखोगे, और पिंपल्स इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, कि ये ज़िंदगी भर नहीं रहता है. तो सिर्फ अपना स्किन का ख्याल रखना, स्किन केयर लड़कों को भी करना चाहिए, थोड़ा वो मेंटेन करना चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं है. आज के तारीख में लड़के चेन्स भी पहनते हैं, ईयरिंग्स पहनते हैं, सब कुछ. आई डोंट सी अ प्रॉब्लम अगर आप स्किन केयर का रूटीन रखें और कॉन्फिडेंस ना हारें. आप फ्यूचर में यंगर दिखोगे, क्योंकि आपका स्किन बहुत ऑयली है. सो दैट्स अ गुड पार्ट. ये लोग समझते नहीं. आई थिंक कि मिड 30s तक 40s तक पिंपल्स पूरी तरह से चले जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो मेरा तो अभी भी एक आध बार आते रहता है, बट इट गोज ऑफ. अभी मेरे नाक पे छोटा सा पर क्योंकि आप में ड्राइव है जॉन, और ड्राइव अभी भी उतनी ड्राइव है ना. या हंगर ड्राइव इज ऑलवेज देयर, और बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके लाइफ में ड्राइव नहीं है
तो एंड आई ऑलवेज से दिस, तो आप हमेशा एवरेज रहोगे. आपको डिसाइड करना है लाइफ में कि या तो आप लीडर हो या आप फॉलोअर हो. अगर आपने फॉलोअर का ये रोल थमा दिया अपने हाथ में, आपके पास ड्राइव नहीं है. अगर आपको लीडर बनना है, आपको बोल्ड रहना है, यू हैव टू टेक रिस्क, और ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है. तब भी ऐसे ही सोचते थे ग्लैडरैक्स के बाद? हमेशा हमेशा. ग्लैडरैक्स से पहले भी ऐसे ही सोचते? हमेशा हमेशा. मेरा एक ही मकसद था लाइफ में, एंड दिस इज माई ड्रीम. मुझे अभी भी याद है, और मैंने कहा था आई थिंक समवेयर कि 8वीं कक्षा में मेरे डैड आए और हम खाना खा रहे थे, डिनर, और उन्होंने कहा, एंड आई लव मेरे फादर, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं ज़्यादातर एथियस्ट हूँ, लेकिन मेरे जो भगवान है मेरे पिता है, तो इतना रिस्पेक्ट करता हूँ मैं मेरे डैड को. तो उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट नो हाउ टू पुट फूड ऑन द टेबल टुमारो, कि खाना कैसे लाऊं मैं टेबल पे कल, मुझे पता नहीं. और एकदम टेंशन में थे. आर्किटेक्ट थे और उनके पार्टनर ने उनको चीट किया, तो यू नो दैट स्ट्रेस दैट ही वाज गोइंग थ्रू. और मैंने मजाक में या पता नहीं क्या, मैंने डैड को बोला कि डैड टेंशन मत लेना, ये चेहरा जो है आई विल सेल इट वन डे. आई टोल्ड हिम इन द 8th स्टैंडर्ड. और पता नहीं, इट वाज मैनिफेस्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वो एक ईगो नहीं था, जस्ट मैनिफेस्टेशन. कॉन्फिडेंस था हमेशा. सेल्फ बिलीफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ बिलीफ. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि जब से मैं, आई एम सॉरी आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल अहेड, प्लीज प्लीज, कि जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, तब से मुझे एक ही चीज़ कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, जॉनी इब्राहिम नहीं कर सकता है. लेकिन मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया. और जो क्रिटिक्स थे वो आज रिटायर हो चुके, शायद उनके पास काम नहीं है, शायद कोई राइटर्स बन गए, जो पोर्टल्स है जो खुले वो भी बंद हो गए. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, हर एक का काम होता है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर आदमी का. लेकिन अगर आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है ना रणवीर, नो वन कैन हेल्प यू. इफ यू डोंट थिंक यू आर द बेस्ट, अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करते हो, नो वन विल थिंक यू आर द बेस्ट. लोग आपको कुचल देंगे कंप्लीटली. आपको मैंने जाना है काफ़ी करीबी से, आपका माइंडसेट जानता हूँ. पैरेलली मेरी एक आदत है, पुरानी आदत है, कि मैं पुराने कॉफ़ी विद करण के सीजन्स देखता हूँ. Oh, you do? Okay. सीजन 1 सीजन 2 के हर एपिसोड को मैंने रिपीट पर देखा है. जी. बहुतों की साइकोलॉजी जानी है उस शो से. और क्योंकि वो एपिसोड्स 2004 और 2006 के आसपास रिलीज हुए थे, आपको तभी के माइंडसेट स्टडी करके लोगों की ट्रैजेक्टरीज भी स्टडी करने का एक चांस मिल जाता है. जी. 2004 इज 20 years बैक. तो इन 20 सालों में क्या क्या हुआ है. करेक्ट. नाम लिए बिना ये कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बुराई होती थी अक्सर उस शो पर. जी. वो एज अ 30-year-old मैंने देखा, नोइंग जॉन इब्राहिम पर्सनली. और खुद में ही मैंने ये सोचा कि यार व्हाट काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी हैज दिस गाय सीन व्हेन ही वाज यंगर इन द इंडस्ट्री. मेरी रीडिंग ये है कि बहुत सारे लोग आपकी सफलता नहीं देखना चाहते थे. करेक्ट टू से? सॉरी आई एम ब्रिंगिंग इट अप लाइक दिस, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट. नीचे खींचने की कोशिश करी आपको? बताओ जी. कॉफ़ी विद करण ही क्यों, उस टाइम पे बहुत सारे फिल्म मैगजीन्स थे, और फिल्म मैगजीन्स वर रियली बिग इन दैट टाइम. और फिल्म मैगजीन के एडिटर्स थे. एक एडिटर ने एक स्पेशल इश्यू उन्होंने निकाला था कि जॉन इब्राहिम इज़ ओवर, और मैं कवर पे था, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, सबसे उन्होंने इंटरव्यू लिया, और सब सहमत थे मोर ऑफन देन नॉट के, या काइंड ऑफ के ये ख़त्म हो गया. ये वही एडिटर आज मेरा प्रोड्यूसर है. और मैंने ये सवाल कभी नहीं उठाया कि व्हाई डिड यू डू दैट, आपने क्यों किया. उससे सामने से खुद कहा, आई डिडंट वांट टू सी यू सक्सीड. आई सेड क्यों. मैंने पूछा क्यों नहीं देखना चाहते थे. सिंह बस वैसे ही, देयर वाज नो रीजन. इस एक्सपीरियंस से जिंदगी के बारे में आपने क्या सीखा? कि देयर आर पीपल, उनकी शायद कोई वजह नहीं होगी, उनके दिल में, उनके अनऑनेस्टली रणवीर, उनके शायद घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए लाइफ में, टॉक्सिसिटी जो उनके खुद के अंदर है. जैसे आज इन्हें ट्रोलिंग बोलते हैं ना, ट्रोलिंग, यू नो,
एंड यू सी दैट, आप देखते हो कमेंट्स में कि लोग बुराई करते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, वो बैठ के सिर्फ बुराई करेंगे। आपको उसे कुछ लेना देना नहीं, आपको आपके काम पे कंसंट्रेट करना है बस। तो मैंने वैसे ही अपने काम पे कंसंट्रेट किया। उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक घोड़ा हूँ, हॉर्स विद ब्लिंकर्स। यहाँ पे मैं ब्लिंकर्स पहनता हूँ, सिर्फ आगे देखता हूँ। लोग निंदा करेंगे। जैसे आज रिसेंटली मतलब मेरी फिल्म वेदा जो रिलीज़ हो रही है August 15 को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे पता है कि एक आदमी को बिठाया गया था मुझे राइल अप करने के लिए, मुझे एंटेगनाइज करने के लिए, मुझे गुस्सा करने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जीता और मैं हारा, क्योंकि मुझे गुस्सा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई हैव नॉट बीन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर वेरी लॉन्ग। मुझे ट्रेलर लॉन्चेस पसंद नहीं है, क्योंकि आप टाइम ट्रैवल करके 20 साल वापस जाते हो कि वही जर्नलिस्ट बैठे, वही बेहुदा सवाल, कोई सही सवाल नहीं पूछ रहा है। और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म मेरे हिसाब से इंडिया में ख़त्म हो चुका है। कोई इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछता है। और एक बेचारा बंदा वहाँ बैठा था, उसका कोई मालिक होगा, उसने कहा कि पूछो उसको थोड़ा चाबी दो, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा कंटेंट। तो उसने किया। एट दैट पॉइंट आई रिएक्टेड। तो वो नहीं जीता, मैं हारा। मैं हारा क्योंकि आई एम बिगर देन दैट। मुझे शायद वो नहीं करना था, लेकिन हुआ। डिड ही डिजर्व इट? या ही डिजर्व इट, बट आई मूव्ड ऑन। लेकिन बाद में सिर्फ 1 मिनट में मैं वापस ट्रैक पे आ गया एंड आई सेड नहीं, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। जैसे रणवीर, तुम देखोगे जब भी तुम पॉडकास्ट करते हो, यू विल सी देयर विल बी गुड एंड बैड कमेंट्स। आर यू गोइंग टू लिव बाय द बैड कमेंट्स? आर यू गोइंग टू गेट डिस्करेज्ड? कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, गाली दे रहा है आपको ईजिली, क्योंकि यू कैन गिव हिम दैट इंपॉर्टेंस। लेकिन क्या आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे? नहीं, राइट? आपके लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है? आपके लाइफ में आप अपने आप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे आप ही हो। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। तो मेरा मकसद यही है, मेरा मोटो इन लाइफ ये है कि मुझे काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे काम से मतलब है। मुझे पार्टी में जाके नेटवर्किंग करने से कोई मतलब नहीं है। मुझे फैंसी गाड़ी में बैठ के मुझे ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। मैं कमेंट्स को कभी नहीं पढ़ता हूँ लाइफ में, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। मेरे फ़ोन पे ना तो कोई सोशल मीडिया है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई डोंट गेट अफेक्टेड, तो मैं खुश हूँ। आई फील कि ट्रोल्स को हैंडल करना, ऑनलाइन ट्रोल्स को हैंडल करना एक पॉइंट के बाद आसान हो जाता है। आप समझते हो ऑनलाइन ट्रोल्स, जब खुद के इंडस्ट्री के ही प्रोफेशनल्स आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, फिर भी प्रोटोकॉल यही रहता है कि खुद का ही काम करते जाओ। या एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर सेल्फ कन्विक्शन नहीं है ना, तो आप मर जाओगे। यू हैव टू हैव सेल्फ कन्विक्शन। और आप प्लीज़ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, वो क्यों आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल बन रहे हो, तो वो खींचने की कोशिश करेंगे। या तो आप रिटेलिएट करो, या तो आप रिएक्ट करो और अपना टाइम बर्बाद करो, या आप टाइम बर्बाद ना करो और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। द चॉइस इज योर्स। जॉन इब्राहिम हैज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज वर्क। तो लोग आए, लोग गए, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन मुझे पता है कि शायद उनके घर पे या उनके लाइफ में, उनका लाइफ स्टेट जो होता है, पीपल्स लाइफ स्टेट, आप समझ सकते हो, उनके माइंड के अंदर वो लाइफ स्टेट इज एट अ वेरी लो, इज एट अ रियल लो। तो क्या करते हैं, घर में बैठ के जहाँ पे भी वो टॉक्सिसिटी फैलाना चाहते हैं वो फैलाएंगे। दैट शुडंट अफेक्ट यू। और मुझे कभी अफेक्ट नहीं हुआ है। इनिशियली मैं काफ़ी अफेक्ट होता था कि क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल रहे, क्यों मेरे बारे में ऐसे बोल रहे। बट नाउ मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं फॉरगिव करता हूँ। ठीक है, बोला है। इंस्टिंक्टिवली मैं रिएक्ट करता हूँ, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा था। समटाइम्स यू डू रिएक्ट, बट हु लूजेस? आई ओनली लूज। इफ यू रिएक्ट यू विल लूज। व्हेन डज वन विन इन लाइफ? गुड क्वेश्चन। आई थिंक व्हेन यू सेट योर ओन बेंचमार्क्स। अगर आपके बेंचमार्क्स हो, अगर रणवीर अलावादिया का एक बेंचमार्क है और वो चाहता है कि आई वांट टू बी दिस इन्फ्लुएंशियल, आई वांट टू रीच दिस पॉइंट इन लाइफ, व्हेन यू रीच योर बेंचमार्क यू आर सक्सेसफुल। यू कैन नॉट, आप किसी और के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जर्नी है।
जी। आप दूसरे पॉडकास्टर को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार उसका ट्रेजेक्ट्री है, मेरा भी ऐसा होना चाहिए। नहीं, आप उसे सीख सकते हो। यू कैन लर्न व्हाट यू वांट टू लर्न। आप उसकी अच्छाई से कुछ निकाल सकते हो, उसकी बुराई आप दूर रख सकते हो, जैसे लिसन दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन आपका जो जर्नी है वो आपका जर्नी है, और अगर आप उस जर्नी में आप सफल हुए, यू आर सक्सेसफुल। ओके, बैक टू द फाइनेंशियल जर्नी। हाँ, ग्लैडरैक्स में कितने पैसे जीते थे? आई थिंक 40,000 रुपीज मेरे हिसाब से, 30-40,000। पेरेंट्स को पैम्पर किया थोड़ा, आई एम अज्यूमिंग? जो मेरा पहला मुझे चेक मिला, सीधा, आई नो इट साउंड्स ओल्ड स्कूल, सीधा मॉम के पास गया, और आज के तारीख में भी मेरे सारे अकाउंट्स जॉइंट हैं मॉम के साथ। सेम। या then I'm very proud of you if you're doing that, Yeah. because you have to live for your parents. अपने पेरेंट्स के लिए आपको जीना चाहिए। उन्होंने आपकी परवरिश की, उन्होंने आपको अपब्रिंगिंग दिया, और आपके पेरेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। They brought up a very good boy. नहीं, You're a lovely boy and you're a good boy. right back at you, big bro. 40,000 रुपीज जी मेंटालिटी थी इन्वेस्ट करना, जी, आई एम अज्यूमिंग। यस। पर सोच रहे थे फिल्म्स के बारे में? नहीं, उस टाइम पे नहीं। क्या सोचा था? मॉडलिंग करनी है? नहीं, फिर मैं तो काम कर रहा था। हाँ, जब ग्लैडरैक्स जीता उस टाइम पे मैंने ब्रेक लिया अपने काम से। उसको इंग्लिश में सबैटिकल बुलाते हैं। सबैटिकल मतलब लीव विदाउट पे। तो मैं अपने बॉस के पास गया, हिरेन पंडित, जो आई ओ अ लॉट ऑफ माई सक्सेस टू हिम, क्योंकि उसने मुझे अलाउ किया था कि ठीक है तू जा 6 महीने के लिए, सी वॉट यू वॉन्ट टू डू। और स्लोली मेरा मॉडलिंग करियर उस टाइम पे बढ़ा एंड आई वाज मेकिंग मोर मनी। तो मैं आके हिरेन को मैंने बोला, हिरेन आई वांट टू टॉक टू यू, एंड ही स्माइल्ड, और उसने कहा कि यू नीड अ न्यू अकाउंटेंट, तुम्हें एक और अकाउंटेंट चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो उस टाइम पे फिल्म्स के बारे में नहीं सोचा मैंने। उस टाइम पे मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे इंडिया का सुपर मॉडल बनना है, क्योंकि उस टाइम पे टू बी अ सुपर मॉडल वाज रियली बिग। फिल्म्स के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था। बट गोल करियर सक्सेस था या पैसे थे या फेम था? क्या था गोल खुद के दिल में? ऑनेस्टली उस टाइम पे मेरे गोल्स बहुत सिंपल थे। मैं इंटेलेक्चुअल आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं था। मैं सिर्फ एक सुपर मॉडल बनना चाहता था। दैट्स ऑल आई वांटेड टू बिकम अ सुपर मॉडल ऑफ द कंट्री। एंड उस टाइम पे सुपर मॉडल्स का एक नाम था। व्हेन वी वॉक द रैम्प, उसको पैसे मिलते थे। ही वॉज डिफरेंट। जॉन अब्राहम इज वॉकिंग द रैम्प। बहुत सारे सुपर मॉडल्स थे हमारे उस टाइम पे हु हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर। मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, राहुल देव, मार्क रॉबिन्सन, उसके पहले दीपक मल्होत्रा, डीनो मोरिया, बहुत सारे सुपर मॉडल्स थे। लेकिन मेरे बाद वो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मॉडल्स खत्म हो गया, क्योंकि मेरे बाद जितने सारे एड्स थे दे ऑल वेंट टू एक्टर्स। तो मॉडल्स का काम खत्म हो गया था। तो द ब्रीड ऑफ मॉडल्स दैट केम आफ्टर दैट, वो सब मॉडलिंग में इसलिए आए बिकॉज दे वांटेड टू बिकम एक्टर्स। आज के तारीख में कोई मॉडल सुपर मॉडल बनने के लिए मॉडल नहीं बनता है। वो मॉडल इसलिए बनता है क्योंकि दैट्स हिज गेटवे एंड स्टेवे इनटू फिल्म्स। ओके, आपने जितने भी नाम लिए सुपर मॉडल्स के, जी, उनमें से काफ़ी सारों से मैं मिल चुका हूँ, और आप सारों में ना एक बहुत रिलैक्स्ड वाइब होती है। पर आपके बारे में फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा, रिलैक्स्ड भी हो आप, पर बहुत ज़्यादा आग भी आपके अंदर, वो आप पता चल गया। एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने भी वो समझा है अब तक। एंड दैट्स व्हाट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम यू ऑल्सो। अभी उस आग के बारे में बात करेंगे जी। जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि कॉन्स्टेंटली लर्न अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। जो तब के बहुतों ने शायद नहीं सीखा होगा कि मॉडलिंग माइट बी डाइंग एज एन इंडस्ट्री देन। करेक्ट। उसी फेज में यू वोक अप एंड यू लाइक नहीं, आई हैव टू थिंक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। करेक्ट। दैट इज व्हाट लेड टू एक्टिंग। रणवीर, मेरा फेवरेट गेम लाइफ में, लोग सोचते कि मुझे मोटरसाइकिलिंग बहुत पसंद है, जो मुझे पसंद है। लोग सोचते कि मुझे फुटबॉल पसंद है। आई ओन अ फुटबॉल टीम, आई लव इट। लेकिन माई फेवरेट गेम इन लाइफ एक्चुअली शतरंज है, चेस। और चेस ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया लाइफ में। इट्स टॉट मी हाउ टू थिंक 5 moves, 10 moves, 15 moves, 20 moves है, कि अगर आपके लाइफ में ये नहीं हुआ तो आप कैसे चार्ट आउट करेंगे। तो सबकॉन्शियसली मेरा जो लाइफ है वो एक शतरंज के बोर्ड की तरह है, यू नो, एंड आई फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू। तो आगे का सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यूजी चहल जो हमारे इंडियन टीम के लेग स्पिनर हैं, वो भी एक चेस प्लेयर थे। एंड मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट्स द कॉमनैलिटी बिटवीन बॉलिंग एंड चेस, तो उन्होंने यही कहा
कि आप प्लानिंग सीख लेते हो, चाल क्रिएट करना प्लस स्ट्रैटेजी क्रिएट करना. करेक्ट, ही इज करेक्ट. फेयर टू से कि आपके करियर के लिए भी आपने स्ट्रैटेजी क्रिएट करी थी. जी. अगेन गोइंग टू से समथिंग रूड, आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए लाइफ में. पीपल डोंट नो योर नेटवर्थ एंड इट्स गुड दैट वे. बट इन सेइंग दैट, ये स्ट्रैटेजी तभी क्रिएट हुई थी कि टाइम के साथ ओवर टाइम दुनिया को समझकर, दुनिया को देखकर क्रिएट हुई है. तो मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है रणवीर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि एट 30 यू शुड बी वर्थ 300 crores, 40, 400 crores, 50, 500 crores. तो एक मैंने बेंचमार्क रखा अपने माइंड में कि मुझे कहाँ पहुँचना है, किस मुकाम तक पहुँचना है. दैट इज वन थिंग. अब बता सकते हो कि नंबर्स क्या थे? अच्छा, अब नो बट द पॉइंट इज रणवीर, मैं बहुत क्लियर था कि जितना भी पैसा हो मेरे पास, लाइफस्टाइल मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ऑन दिस शो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू से कि मेरे पास इतने पैसे हैं, बट दैट्स नॉट द इंटेंशन. मेरा वो इंटेंशन नहीं है, मेरा वो किसी को दिखाने के लिए ये नहीं है. क्योंकि ये पैसे जब भी आप मर जाओगे कहाँ जाएगा? क्योंकि इंडियंस में एक आदत है, हम लोग पैसा जमा करते रहते, लेकिन सोसाइटी को नहीं देते. तो मेरा एक ही मकसद है लाइफ में कि मैं अपने छोटे से दुनिया में मैं सोसाइटी को चेंज कर सकूं, एंड एरियाज वेयर इट मैटर्स टू मी द मोस्ट. तो मेरा एरिया क्या है? जानवरों को थोड़ा एक स्टेटस देना, क्योंकि जानवरों की जो हालत है हिंदुस्तान में, इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स. और दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट ने इतने सारे लॉज निकाले, लेकिन जानवरों के लिए, जानवरों की सेफ्टी के लिए एक भी लॉ नहीं निकाला है. एंड यू कैन आर्ग्यू विथ मी ऑन एनीथिंग. आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो. Can you debate this? You cannot debate it. Women, children, animals are not safe in India. India's a land for the men. Yeah. It is sad. और क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, आई एम अ इंडिया लवर, बहुत ज़रूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूँ. पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फ़र्क है. मेरा भारत बोल, ये आप इंडिया लवर नहीं बनते हो. आप तभी इंडिया लवर बनोगे जब भी आप सोसाइटी में चेंज लाओगे. Am I right or wrong? Yeah, no. You have to bring change to society. और आप चेंज कभी ला सकते हो जब ये आप एक मॉडल से आप रोल मॉडल बन जाते हो. इफ आई लिव माई लाइफ द ऑनेस्ट वे, और अगर मैं जो मैं बोलता हूँ, अगर मैं रियल लाइफ में वो करता हूँ, तो मैं एक रोल मॉडल हूँ. अगर मैं कुछ और बोल रहा हूँ आपके सामने और कुछ और कर रहा हूँ वहाँ पे, कोई ना कोई तो देखेगा ना क्या कर रहा है जॉन अब्राहम, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है वो साइड में. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. एक साइड पे हम लोग फिटनेस की बात करते, एक साइड पे हम लोग पान मसाला बेचते. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई लव ऑल माई एक्टर फ्रेंड्स. तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ. आई वांट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड. मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ. आई विल नॉट सेल डेथ. मैं कभी ये नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल. कर्मा में बिलीव कर तो 100% कि अगर आप अच्छाई दोगे दुनिया को तो अच्छाई लौट कर आएगी. 100%. मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी से पैसे लेते हो, आप थोड़ा सा ना उनका कर्मा भी ले रहे हो. आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, एंड रणवीर शायद आपको पता होगा. आपको पता है कि पान मसाला इंडस्ट्री का ईयरली टर्नओवर क्या है? आई विल टेल यू, 45,000 crores. 45,000 crores. मतलब गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करती है, इसीलिए ये इलीगल नहीं है. तो जो पैसा मिलता है आदमी को, वो बहुत सारा पैसा मिलता है. इट्स योर चॉइस. तो मैंने चॉइस किया है लाइफ में. माई चॉइसेस, आई विल नॉट डू इट, क्योंकि ये गलत है. आप कुछ भी रीज़न निकाल सकते हो, और हमारे में वो हम लोग निकालते रीज़न, नहीं वो इलायची ड्रॉप है, ये है, वो है. लेकिन नहीं. व्हाट आर यू सेलिंग? यू आर सेलिंग डेथ. हाउ कैन यू लिव विथ इट? तो और मैं अगेन ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, दिस इज नॉट किसी एक्टर की बुराई, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ. क्या ये सही है, गलत है? मेरे लिए गलत है. किसी और के लिए सही होगा, मेरे लिए गलत है. इंडिया के भी बारे में जो आपने कहा, ये ना लोग समझते हैं आफ्टर ट्रैवलिंग इन द वर्ल्ड एंड सीइंग अदर कंट्रीज, वो एक कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है. फिर भारत के बारे में और भी ज़्यादा पता चल जाता है. आई फील कि किसी भी बिजनेस में, किसी करियर में, किसी देश में ना अंदर एक दो बार देख के फिर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है. जो आप बेसिकली कह रहे हो पैसों के बारे में, पावर के बारे में, अगर आपके पास पैसे या पावर है
उन पैसों या उस पावर को फॉर गुड यूज़ करना चाहिए, दुनिया को बदलने के लिए यूज़ करना चाहिए। यही लाइफ का मोटिव होता है जी। बट एट द सेम टाइम मैं मानता हूँ कि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैं। इट इज़ वेरी गुड टू मेक मनी। पैसे बनाओ, आप कमाओ, ये ड्राइव होना चाहिए। अगर ये ड्राइव नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप? पैसे कमाना चाहिए, देयर इज नो हार्म। लेकिन उस पैसों के साथ आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग विद दैट मनी? वो भी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं खरीदो, क्योंकि आपको अगर गाड़ी पसंद है आप गाड़ी खरीदो। अगर आपको हॉलीडे पे जाना है प्लीज़ जाओ, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। और एक इसीलिए कॉर्पोरेट्स के साथ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए कि भाई आप थोड़ा चैरिटी में दे दो, आपको थोड़ा टैक्स रिबेट में। यू नो वी हैव टू एक्चुअली मेक लॉज फॉर पीपल टू गिव मनी। जो आप अमेरिका यूरोप में देखोगे, फिलैंथ्रफी इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गया है, लोग अपने बच्चों के पास पैसा नहीं छोड़ते। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ तो हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं और स्टेटस के लिए हम लोग दिखा रहे। मुझे अमीर लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी रिच। मैं मानता हूँ इट्स ग्रेट टू बी रिच, इट्स ग्रेट टू बी वेल्दी, इट्स ग्रेट टू बी एवरीथिंग। बट एक हद तक सब कुछ होना चाहिए और सोसाइटी को देना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ प्रीचर हियर, आई एम जस्ट सेइंग थिंग्स एज दे आर। जॉन जैसे हैं वैसे ही पेश हो रहे। अच्छा यार, मैं आधा पारसी हूँ, मैं तो कुछ भी बोलूँगा। हाँ, so, मैं मुफट हूँ और मुझे हमेशा लोग वार्न करते प्लीज़ इधर कुछ मत बोलना, प्लीज़ कुछ मत बोलना। और मैं बोले जाता हूँ क्योंकि आई एम नॉट स्कैर्ड अबाउट रेपरकशंस। और जब भी वो रीसेंट प्रेस रिलीज में मैं गुस्सा हो गया, 20 एक्टर्स हैव मैसेज्ड मी कि भाई आपने जो किया हमें भी करना था यार। आपने किया फैंटास्टिक, क्या बोला आपने। दे ऑल वांट टू डू द सेम थिंग बट नो वन डज इट। ये क्यों हुआ इंडस्ट्री में कि लोग एंगर खुल के एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? अगेन बैक टू कॉफी विद करण। लोग कहते हैं कि ओल्ड सीजन्स आर वेरी आइकॉनिक क्योंकि लोग एकदम डायरेक्टली चीज़ें कह देते थे। ये ओवर 20-25 ईयर्स क्यों हुआ है? सोशल मीडिया की वजह से, आई एम अज्यूमिंग। व्हाट द एंगर? नहीं, कि लोग डर गए, ज़्यादा ही PR ट्रेन हो गए। या नहीं, आई थिंक इन दोज डेज पीपल ऑल्सो, उस टाइम पे एक्टर्स को पता नहीं था कि रेपरकशंस क्या हो गए, कि 20 साल बाद भी लोग उसी स्टेटमेंट को पकड़ के रखेंगे जो आज के तारीख में। क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म जो है वो मर चुका है। देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में, तो वो मर चुका है। अगर आप एक टॉप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होते आज, हाउ वुड यू प्ले द गेम डिफरेंटली? I don't know how I'd play it differently, but I'd be very sad looking at the state of affairs today. An entertainment journalist, आज के तारीख में भी जर्नलिस्ट ही होता है भाई जी। एंड व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट, आपको हर चीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट से भी पूछूँ, अगर मैं मुझसे कुछ पूछ रहा है, जो मैंने पूछा उसके बाद एक जर्नलिस्ट से, वो बात कर रहा था मेरे साथ, मैंने पूछा आपका क्या राय है CA और NRC के बारे में, और या मणिपुर में हो रहा है। ही सेड ब्रो आई डोंट नो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन आपको दुनिया के बारे में जस्ट सुपरफिशियली आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में अभी टेंशन हो रहा है, यहाँ पे द जनरल कॉन्सेप्ट इज अरे छोड़ो ना, वहाँ पे हो रहा है, किसको पड़ी है किसको। लेकिन द सेंसेक्स क्रैश्ड टुडे, यू नो, सो इट इज क्रेजी। तो लोग नहीं जानते कि दुनिया के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जॉन ने मेरे से नीतीश राजपूत के बारे में बात किया। आई लव हिम। कुछ कहना चाहोगे नीतीश राजपूत के बारे में? या नीतीश, आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक। बहुत ही वो सारे जो भी वो बोलता है वो कहीं पे लिखा होता है, और वो ही सेज लाइक लिसन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लो यहाँ पे। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी एजुकेटिव, और एंड आई रियली लाइक व्हाट ही सेज। तो हैट्स ऑफ टू यू नीतीश, और कीप द गुड वर्क अप। प्लस नीतीश राजपूत के बारे में हर कोई कहता है कि वो न्यूट्रल है, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसी तरह से पेश करता है। मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको। आई वुड लव टू मीट हिम वन डे एंड जस्ट हैंग आउट विद हिम, क्योंकि वो इतना नॉलेजेबल है कि आप कुछ सीख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा हंगर है सीखने का, वो मैं जारी रखता हूँ। आई कीप इट गोइंग। तो ऐसे जब आप आदमी को सुनते हो जिसने काफ़ी रिसर्च करा है किसी चीज़ के बारे में, इट मेक्स अ डिफरेंस। और मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ रणवीर, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। आपका एक एपिसोड मैंने देखा था बिया बाइसेप्स पे मेजर समरतूर के साथ। जी। एंड आई वांट टू टेल यू, उस एपिसोड को देखने के बाद एक अजीब, इट वाज, आई डोंट नो वेदर इट वाज द यूनिवर्स कमिंग टुगेदर,
मुझे एक कॉल आया फ़ोन पे और वो मेजर समरतूर का था. एंड ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड, जॉन, मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं उसके बाद एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. और उसी टाइम पे आई टोल्ड हिम, आई जस्ट सॉ योर शो. अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ मैंने ये शो देखा. एंड आई सेड डेफिनेटली मैं करना चाहता हूँ. और हमने स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया है रणवीर. द फिल्म इज टेंटेटिवली कॉल्ड मलक्कल, जो साउथ सुडान, अफ्रीका का एक देश है, साउथ सुडान और नॉर्थ सुडान. सो नॉर्थ सुडान इज मुस्लिम, साउथ सुडान इज क्रिश्चियन. तो वहाँ पे 2 ट्राइब्स है, दिनका और नुअर्स. उनके बीच में लड़ाई. उस टाइम पे हमारे इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे गए थे एज पार्ट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स. और उस टाइम पे क्या हुआ हमारे ट्रूप्स के साथ, इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. आई हैव टू से थैंक्स टू यू. नो आई एम ग्लैड टू बी ऑफ एनी हेल्प. वो जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा जी. आई थिंक उस जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा कहा कि जॉन आप तो एक्शन ही करते हो, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स. जी. 2 सवाल है. पहला सवाल आपको ये है कि आई थिंक यू गॉट अपसेट क्योंकि अगर कोई जॉन अब्राहम की फिल्मोग्राफी को स्टडी करे तो आपने बहुत वर्सेटाइल रोल्स करे, बहुत अलग रोल्स किए, राइट? या एंड इफ यू गो बैक, वो वर्सेटिलिटी सच में दिखते. गरम मसाला में भी आपने एक्चुअली रणवीर, मैं गुस्सा क्यों मैं बोलूं, उसने मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछा ही नहीं उसने. ही मेड अ स्टेटमेंट, अक्यूज किया. नो ही जस्ट मेड अ स्टेटमेंट. ऐसे सवाल कहाँ है बेटा, आप सवाल पूछ ही नहीं रहे हो. बट इट्स ओके, आई डोंट वांट टू गिव इट एयर टाइम. ओके. हाँ मेरा मानना ये है आपकी रीसेंट फिल्मोग्राफी को देखकर, जी, देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट कि लोगों को लगता है कि जॉन अब्राहम इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्शन. जी. बट आई नो यू पर्सनली और आपसे बातें करके मैंने ये जाना है कि हर इंसान का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उनका नेचुरल इंटरेस्ट रहता है. आपका नेचुरल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है जियोपॉलिटिक्स में जी. और आपकी सारी रिसेंट सो कॉल्ड एक्शन फिल्म्स में एक्चुअली जियोपॉलिटिकल थीम्स है. जी. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट स्पीक्स टू यू इंटेंसली. बट आई हैव टू टेल यू 2 थिंग्स. एक तो मेरी अगली फिल्म इसके बाद, उसका नाम है तेहरान. जियोपॉलिटिकल फिल्म है, वेरी मच लाइक मद्रास कैफे. लेकिन मैं सोचा था उसको एंटरटेनिंग वे में ऑडियंस को प्रस्तुत करूं. उसके बाद एक फिल्म है डिप्लोमैट. डिप्लोमैट इज अ स्टोरी अबाउट जेपी सिंह साहब, जो हमारे एक इंडियन डिप्लोमैट है, हु इज हेडिंग द इस्लामाबाद डेस्क, द ईरान डेस्क एंड द अफगानिस्तान डेस्क. जेपी सिंह, जो आज के तारीख में आपने देखा होगा तालिबान से जो इंडियन ऑफिशियल जो बात कर रहे हैं वो जेपी सिंह सर है. तो आई प्ले जेपी सिंह. और आर्गो फिल्म आई थी जी जी. तो मैंने एक फिल्म ऐसे बनाई विद शिवम नायर जिसका नाम है द डिप्लोमैट. वो एक्शन फिल्म नहीं है. तेहरान भी एक्शन फिल्म, एक्शन है उसमें, बट जियो पोलिटिकल फिल्म है. लेकिन रणवीर, आई एम वेरी गुड इन एक्शन एंड आई वांट टू डू एक्शन. तो क्यों, व्हाई शुड आई शाई अवे फ्रॉम समथिंग दैट आई एम गुड इन. और आप वेदा देखो, बहुत ही इमोशनल फिल्म है, बट द एक्शन इज ए ग्रेड. आई फील कि ऐसे फिल्म्स और भी ज़्यादा बनने चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि ये बहुत रियल टॉपिक्स हैं. लोगों को इनके बारे में जानना है. You have been, awarded by the government, but I feel कि finally India is ready for such films completely now. रणवीर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाता हूँ. मैंने विकी डोनर करा, राइट, मद्रास कैफे, बाटला हाउस, ऑल अवार्ड विनिंग फिल्म्स. बट टिल टुडे मुझे स्टूडियो हेड को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई ये अलग फिल्म है, आप प्लीज फंड माई प्रोसेस. टिल टुडे शायद दे डोंट हैव 100% फेथ, या वो मुझे बोलते हैं कि ये बजट बहुत ज़्यादा है. और एज एन एक्टर मेरा जो फ़ी है वो हमेशा फिल्म को लोड नहीं करता है. मैं मानता हूँ फिल्म स्पीक्स, अगर फिल्म पैसे बनाएगी मैं पैसे बनाऊँगा. सो आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स दैट आई डोंट वांट टू लोड द फिल्म. तो जो मेरी औकात है, जो मेरा स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से मैं बनाता हूँ. लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉन्टेंट रणवीर. तो मैं चाहता हूँ कि मे बी सम स्टूडियो हेड लिसन्स टू दिस पॉडकास्ट एंड सेज, हे आई विल सपोर्ट यू फॉर अ डिफरेंट आइडिया. एंड आई एम टेलिंग यू दिस, इतने सारे फिल्म के बाद मुझे ये करना पड़ रहा है कि पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो मैं SMS पे या तो किसी को SMS करता हूँ तो मुझे जवाब ही नहीं मिलता है. जॉन अब्राहम को, या आई डोंट गेट अ रिप्लाई फॉर वेरी लॉन्ग. तो कोई मुझे जवाब नहीं देता है. एक स्टूडियो हेड को मैंने मैसेज करा था April 8 को, और उन्होंने मुझे कहा कि आई विल सर्कल बैक टू यू. मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4-4.5 महीने हो गए, अब तक मैसेज नहीं आया. मुझे बुरा नहीं लग रहा है, शायद वो भी बिजी हो गए लाइफ में, बट आई थिंक एक रिप्लाई तो बनता है ना एट द मोस्ट. आई थिंक यू आर टू स्मार्ट फॉर द इंडस्ट्री.
बीइंग टू काइंड, बट या लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर लोग मुझ में थोड़ा बिलीफ रखे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडियन सिनेमा या हिंदी सिनेमा को थोड़ा चेंज कर सकूँ. आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गेम चेंजर हूँ, मैं कोशिश करूँगा, और मेरी जो कोशिश है वो बहुत ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ मैं करना चाहता हूँ. आप कैसी फिल्म्स बनाना चाहते हो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ? ऑनेस्टली एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक आई वुडंट से मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन जियोपॉलिटिकल मेरा इंटरेस्ट है. तो जैसे तेहरान आउटस्टैंडिंग फिल्म मेरे लिए, एटलीस्ट डिप्लोमैट, ये बहुत अच्छी फिल्म है जो मैं ऑडियंस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पैकेज करके देना चाहता हूँ. अगर आप दवा किसी को भी दोगे उसको पसंद नहीं आएगा, बट इफ़ यू कोट इट विथ शुगर दे विल एन्जॉय इट. तो मैं ऐसे ही फिल्म्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, बट मैं चेंज लाना चाहता हूँ हमारे इंडस्ट्री में. क्या धूम में बाइक चलाते वक्त ये सब सोचते थे? धूम में मैंने उस फिल्म को इसलिए करा था क्योंकि 2 रीजंस. वन इज़ मेरा एक ही, मैं मानता हूँ कि समवन आई लुक अप टू इन द इंडस्ट्री. जी. मेरे सीनियर थे मेरे स्कूल में, आदित्य चोपड़ा. मैं बहुत मानता हूँ आदित्य चोपड़ा को, और जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा ने मुझे प्रेजेंट किया या पोजीशन किया, आप धूम देखिए, काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क या पठान, आदित्य चोपड़ा ने मुझे सारे फिल्मों में उस एक तरीके से प्रेजेंट किया है. सो ही नोज हाउ टू कास्ट जॉन अब्राहम. तो धूम मैंने आदित्य चोपड़ा की वजह से की, एंड ऑल्सो मोटरसाइकिल्स की वजह से, क्योंकि मैं मोटरसाइकिलिस्ट हूँ. और एक पीस ऑफ ट्रिविया देना चाहता हूँ कि जो मेरा जो मोटरसाइकिल गैंग है धूम में, वो एक्चुअली रियल लाइफ में मेरे दोस्त हैं. दोस्त मतलब वो सेट पे आए क्योंकि उनको फ्री खाना खाना था, तो सारे मेरे मोटरसाइकिल गैंग मेंबर्स बन गए. एंड इट इज़ द मोस्ट लवलीस्ट एक्सपीरियंस विद उदय चोपड़ा. उदय चोपड़ा मेरे क्लासमेट है जूनियर केजी से. अभिषेक बच्चन, जो मेरे हिसाब से अगेन बहुत ही इंटेलिजेंट, स्वीट, वेल ब्रॉट अप, फैंटास्टिक लड़का है. वो ब्रोज क्या कर रहे हैं आपके बाइकिंग गैंग अब? वो तो अब सब सेटल हो गए यहाँ वहाँ, लेकिन मैं सिर्फ बाइक्स चलाता हूँ. आज की तारीख में भी बाइक्स चलाता हूँ मैं. मुझे अब इनफैक्ट जस्ट बिफोर दिस 2 दिन पहले मैं रेस ट्रैक पे था दिल्ली में, बुध इंटरनेशनल सर्किट, और मैं बाइक चला रहा था क्योंकि मेरा एक ब्रांड है अप्रिलिया मोटरसाइकिल्स. तो उसके लिए मैं ऐड कर रहा था, एंड आई वाज एंजॉयिंग. इट्स रोमांस फॉर मी. आई लव मोटरसाइकिलिंग. क्या फील होता है बाइक चलाकर? जब भी मैं गुस्सा होता हूँ, जब भी मैं सैड होता हूँ, जब भी मैं खुश होता हूँ, द ओनली रिलीफ फॉर मी, एक ही रिलीफ है मेरा, बाइक चलाओ. तो मेरा जो भी है अंदर इमोशंस, मैं बाइक चलाते हुए सब निकल जाता है. मैं एक ट्रिविया पीस दूँ जी. शो पर एक न्यूरो साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा कि इन योर नॉर्मल डेली लाइफ आपके ब्रेन के अलग अलग वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं जी, यानी कि द फ्रीक्वेंसी विच इट ओवरऑल गिव्स आउट. जब आप एकदम डीप स्लीप में जाते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, और जब आप किसी हाई स्पीड व्हीकल पर बैठ रहे हो, आपके ब्रेन से थीटा वेव्स एमिट होते हैं. थीटा वेव्स. मेरे ख्याल से थीटा वेव्स एक क्रिएटिव स्टेट होते हैं. वो एक आप फ्लो स्टेट में और आसानी से चले जा सकते हो. इट्स ब्यूटीफुल. तो मे बी जो आप कह रहे हो खुद के मूड के बारे में, यू आर टचिंग इनटू थीटा स्टेट एंड जस्ट लेटिंग इट गो. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए. कभी रोए हो बाइक पर? तो रियल लाइफ में a lot of people think looking at the biceps कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बहुत ही इम्पर्सनल हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग. वो काफ़ी कंप्लेन आया मेरे बारे में इंडस्ट्री से कि जॉन अब्राहम बहुत ही इम्पर्सनल है, किसी के टच में नहीं रहता है, पार्टीज में नहीं आता है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है. एंड दे आर राइट, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ हमारे इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, लेकिन मैं ज़्यादा टच में नहीं रहता हूँ. वो मेरी गलती है, इट्स प्रॉब्ली शॉर्ट कमिंग. लेकिन मैं इम्पर्सनल नहीं हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ. एंड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट में रोता हूँ. आई एम अ वेरी, बाइक पे ज़्यादातर मैं बाइक पे ही रोया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हेलमेट में मुझे कोई नहीं देख सकता है. एंड आई लव राइडिंग माई बाइक एंड आई ब्रेक डाउन माई ऑल माई इमोशंस. जितने सारे इमोशंस हैं वो मेरे बाइक पे ही होता है. मेरा रोना मेडिटेशन के वक्त निकलता है. Wow. I'm assuming कि थीटा वेव्स आपके बाइक पर निकल रहे हैं. डेफिनेटली. अक्सर ना मैं रोता हूँ दुनिया के बोझ की वजह से. वही प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, इवन दो वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, जी, बट फिर भी वो एक सेल्फ प्रेशर फील होता है. आई थिंक यू आर वेरी, आप बहुत ही सेंसिटिव हो, और आपको शायद, जो मैंने पढ़ा आपके बारे में, आप काफ़ी एंशियस भी हो जाते हो, और आप
अपने आप से काफ़ी सवाल पूछते हो ऑल द टाइम. योर माइंड इज़ ऑलवेज वर्किंग, इट्स नेवर एट रेस्ट. तो मेरे हिसाब से आप तो करते हो, आप काफ़ी, आपके जो गेस्ट है ऑन द शो द वेरी एनलाइटन पीपल. आपको थोड़ा पॉज प्रेस करना चाहिए और आपको प्रेजेंट में आने की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, जो हम नहीं करते. क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, और शायद मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकाइट्रिस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हम लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे. प्रेजेंट के बारे में, उस मोमेंट को एंजॉय कैसे करें, उस मोमेंट को अप्रिशिएट कैसे करें, हम नहीं सोचते. सो आई थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव. यू ऑल्सो लिव इन द प्रेजेंट, लेकिन आप बहुत आगे की सोचते हो, या अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में. यू नो, द प्रेशर्स आर टू मच, और आप अपने ऊपर वो प्रेशर लेते हो क्योंकि आपका एक रोल है. आपने डिसाइड कर लिया आपके माइंड के अंदर कि आई वॉन्ट टू बी द प्रोवाइडर, और आपने वो ले लिया अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी मैं प्रोवाइडर हूँ, और आपको वो रोल भी बहुत अच्छा लगता है प्रोवाइडर का, और वो स्ट्रेस आप तैयार हो लेने के लिए. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट यू डाउन. 2 लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको हमेशा कॉल जाता है इफ़ आई एम इन सम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप और निखिल कामत, और दोनों ने मुझे सेम एडवाइस दिया कि चिल करो थोड़ा. आप दोनों में मैंने यही पास्ट देखा है ऑन सम लेवल. जहाँ मैं हूँ अभी लाइफ में, आप भी वहीं थे एट एनी पॉइंट. आई एम अज्यूमिंग आपके फिल्म करियर के स्टार्ट में, ऑफ कोर्स, राइट, जहाँ फेम मिल रहा है एंड आपको समझ आ रहा है कि अच्छा पैसे ऐसे बनते हैं. कैन आई टेक यू बैक टू दैट मोमेंट अ लिटिल बिट, ऑफ कोर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सीखने से लोग भी सीखेंगे. तो एकदम खुल के जॉन. या मैं तो, मेरा कोई मीडियल नहीं होता, मैं खुल के बोलता हूँ. नहीं, खुल के टू मी. हाँ, मतलब और भी अगर ब्रूटल एडवाइस देनी है दे दो, course. क्योंकि आई जेन्युइनली वैल्यू योर एडवाइस मोर देन माय पेरेंट्स आल्सो इन सम केस. होल अदर कन्वर्सेशन. बट स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्ली फिल्म करियर, थोड़ा बताइए बैक टू द मनी क्वेश्चन. पहली फिल्म आपकी थी जिस्म. याद है साइनिंग अमाउंट क्या था, कितने पैसे मिले थे? जिस्म वाज आई थिंक 5 lakhs 4 lakhs, लेकिन वो फिल्म पैसों के बारे में, मतलब इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द मनी. मुझे पता भी नहीं था कि, मैंने ऑडिशन भी नहीं करा उस फिल्म के लिए. भट्ट साहब सॉ मी एंड ही सेड ये जो लड़का है ना, वो ही लुक्स लाइक अ यंगर संजय दत्त, जिसके पास बॉडी है बट बहुत ही वल्नरेबल दिखता है ये लड़का जी, तो इसको ले लो. तो आई ओ माई करियर इन अ लॉट मोर वेज टू भट्ट साहब ऑल्सो, भट्ट साहब एंड पूजा भट्ट. लेकिन महेश भट्ट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई करियर, तो मैं उनको बहुत ही मानता हूँ. और हर अभी जिस्म के 20 years जब भी ख़त्म हो गए, मैंने उनको फ़ोन किया, पूजा भट्ट को फ़ोन किया, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी. तो उस टाइम पे साइनिंग अमाउंट बहुत कम था, सो मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था. उसके बाद मुझे याद है मेरी सेकंड फिल्म साया थी, और उसमें फिल्म्स में, रणवीर आपको पता होगा या नहीं, हम लोग ड्रेस को पेटी में रखते हैं, पेटी. तो मैं डीनो मोरिया के राज के कपड़े पहनता था इन साया, जो शायद क्योंकि पेटी में रहता है तो चूहे खाते थोड़े बहुत कपड़े, जैसे स्टोन हियर देयर, तो वो पहन के मैं शूट करता था. तो मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, वहाँ पे भी पैसे बहुत कम मिले. सो इट वाज नॉट अबाउट द मनी, इट वाज अबाउट चूजिंग टू डू व्हाट यू वांट टू डू. पर आप समझे कि अगर आपने प्रोग्रेस किया एज अ फिल्म एक्टर, पैसे भी बढ़ेंगे और द सो कॉल्ड सक्सेस यू वर चेजिंग वो भी मिल जाएगा. जी, करेक्ट. तो आपने कहा कि एक ही गोल था कि सुपर मॉडल बनना था. जी. अभी आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो गए. जी. अब गोल्स स्विच कैसे हुए? जी, गोल्स मुझे स्टार्ट से पता था कि मुझे कुछ अलग करना है. तो जब भी मुझे जिस्म मिला उस टाइम पे, मैंने अपने माइंड में कहा कि ये सही लॉन्च है मेरे लिए, ये एकदम सही लॉन्च है, क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म नहीं है, एक अलग फिल्म है. और भट्ट साहब ने भी वही दोहराया. उन्होंने मुझे कहा कि अगर सोसाइटी इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी तो मतलब सोसाइटी ने एक्सेप्ट करा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं. अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये फिल्म नहीं चलेगी. और ये फिल्म चली, दौड़ी. इट वॉज अ सुपर डुपर हिट. और मुझे पता नहीं था कि हिट क्या होता है. जब मेरी नेक्स्ट 4 फिल्म फ्लॉप हो गई, then I realized what it is like to have a hit. Okay. So मैं
उस टाइम पे रणवीर, विच आई थिंक शुड बी अ मोटो इन योर लाइफ, यू शुड, आपको चूज करना चाहिए आपको क्या करना है. मनी शुड बी अ बाई प्रोडक्ट. वो 4 फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई? खराब फिल्में थी. बट व्हाई डिड यू एग्री? बिकॉज साया बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मैं नया था, शायद लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे, शायद रिलीज टाइम कुछ अलग था, आई डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी फिल्म थी, गाने अच्छे थे, नहीं चली. लेकिन उसके बाद मैंने पाप करा. पाप वॉज अ डिसेंट फिल्म अगेन. उसके बाद लकीर. उस टाइम पे शायद ऑडियंस उस काइंड ऑफ फिल्म्स देखना नहीं चाहती थी, तो नहीं चली. आई रिमेंबर आपको ब्रैकेटेड किया जाता था एज अ सेक्स सिंबल, Yeah. जो बहुत टाइम तक चला, इवन एट द टाइम ऑफ दोस्ताना. बट Yeah, at the time of Pathan also people said white shots again, white shots. आपको कैसा लगता है ये जॉन अब्राहम एज अ सेक्स सिंबल? I think initially मुझे बहुत अच्छा लगा. I still feel good about it. वो अच्छी बात है. लेकिन अगर आप उस पोजीशन को kind of respect करो, I'm not young anymore, and to have a body and to roam around and in shorts, you know, it's वो एक आसान काम नहीं है. और it's not about bare body. Audience को आप पसंद होना चाहिए, like they have to like you. और मेरी जो ऑडियंस है सिर्फ फीमेल ऑडियंस नहीं है, मेरी ऑडियंस जो है 50% मेल भी है. बहुत सारे बॉयज आपके पास. यस, एंड आई लाइक दैट कि दोनों जेंडर्स मुझे पसंद करते, अप्रिशिएट करते. और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ उनको, थैंक यू. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ऐसे हाथ जोड़ के आई जैसे थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी. पता है, मैं जितने भी जिम्स में गया पहले, टीनेज में, अर्ली 20s में, सारों में आपके पोस्टर्स होते थे. So there is a place that you have in boys' hearts also. Yeah, absolutely. And it's great to do that. It's great to have a connect with the bros. Bros का fandom ना धूम से start हुआ था. Yeah. I want to talk more about Doom generally. तो अक्की जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कुछ पुराने इमेजेस निकाल के रखे. बट लेट्स बिगिन विद धूम. यहाँ ये ना बहुत ब्रोज के लिए जॉन अब्राहम की एक इमेज है. मेरे लिए भी, इवन दो आई नो यू, इट्स लाइक I visualize John Abraham like this when I hear the name. Yeah. आपको कैसा लगता है? मैं हमेशा सोचता हूँ बाल लंबे करूँ कि Seriously? या क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार बाल लंबे कर दो, धूम वाला जो लुक है ना वो बहुत अच्छा है. So when I see these images, मैं खुश नजर आता हूँ क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पे हूँ या मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ और मेरे बाल लंबे इसमें. मुझे याद है, आई थिंक गोल के लिए आपने बाल काटे थे. हाँ, oh my God, you got it right. पहली फिल्म थी, बाल काट के मैंने करा था उसे. क्योंकि I used to love football, used to love John Abraham, and then to see you shot, I remember तब बहुत hype थी कि यार जॉन अब्राहम ने बाल काट दिए. I feel कि MS धोनी ने भी बाल लंबे किए थे आपकी वजह से. उस वक्त बहुत सारे ब्रोज ने बाल लंबे किए थे आपकी वजह से. हम सब स्कूल में भी बाल लंबे करते थे तब, because this look was popular. Yeah, it's lovely. Yeah, I enjoyed it. बहुत मजा आया. धोनी ने कभी आपको कुछ बोला इसके बारे में? हाँ, काफी कुछ, बट बहुत अच्छा लड़का है वो. वेरी स्वीट बॉय. मुझे याद है आप दोनों की बॉन्डिंग होती थी तब बहुत ज्यादा. बहुत अच्छा लड़का है वो. आई ओनली हैव गुड मेमोरीज एंड गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम क्योंकि बहुत प्यारा है. उस वक्त आपको पता था कि ये हमारे थाला बनेंगे? उस वक्त मुझे यही पता था कि वो ही वॉज एज गुड अ मोटरसाइकिलिस्ट एज ही वॉज अ क्रिकेट प्लेयर. वो मोटरसाइकिल्स बहुत अच्छा चलाते हैं एंड ही एन्जॉयज हिज मोटरसाइकिल्स. तो वो हमारा कनेक्ट उस पे था ज़्यादा. एंड लॉन्ग हेयर? लॉन्ग हेयर ऑल्सो. उसके बाल लंबे थे, नाइस स्वीट. क्या पूछते थे आपसे वो तब? नहीं, जनरल बातें होती थी. जस्ट ब्रो टॉक विद माई. और सारे क्रिकेटर्स एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन्स अगर आप देखोगे ना, ज़्यादातर वो माइंड के बहुत साफ होते हैं. उनको अपने गेम से ही मतलब होता है. नॉट जस्ट क्रिकेट, आप फुटबॉल प्लेयर्स देखोगे आप, वो पॉलिटिसाइज नहीं करते किसी चीज़ को. उनको अपने गेम से मतलब होता है और वो सबसे अच्छी खासियत है. सिंप्लिसिटी. दे जस्ट वांट टू प्ले द स्पोर्ट. इस वक्त आप भी सिंपल थे? बहुत सिंपल था एक्चुअली. दैट्स अ गुड वर्ड. था. सी, ऑर्गेनिकली. दुनिया को नहीं देखा था टू सम डिग्री. मैं बहुत नया था, मुझे पता नहीं था क्या आने वाला है मेरे लाइफ में. उस टाइम पे बेचारा ऐसे ही देख रहा था मैं पीछे मुस्कुरा के कि क्या जिंदगी होगी. गुडनेस एंड लर्निंग मेंटालिटी दिख रही है मुझे, लाइक ऑन द राइट साइड स्पेशली. सीख रहे हो राइट साइड पे. एक्चुअली अगर आप देखोगे, आदित्य चोपड़ा ने वो कैरेक्टर सोचा, कूल, काम,
composed, bad guy, but a very very cool guy. आदित्य चोपड़ा ने हमेशा मुझे कहा कि listen, you're the only person that can make bad look cool. Yeah. So just play you, be cool. हमेशा एक cool element है तुम्हारे अंदर. जैसे पठान में जिम जो था मेरा कैरेक्टर, इंसान तो अपने मतलब काफ़ी वजह से वो एक नेगेटिव बन गया था, बट ही वॉज वेरी कूल. तो वो कूल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था. पता है धूम की लास्ट सीन में जहाँ आप क्लिफ से जंप कर देते हो जी, बहुत सारे मिलेनियल्स की ये थियरी थी कि कबीर लौट कर आएगा धूम यूनिवर्स. मैंने भी सोचा लेकिन नहीं आया. शायद होपफुली अगर आदि का कुछ माइंड चेंज होगा, मे बी आई विल बी देयर. It will be a very epic thing. मुझे याद है in Dhoom 1 जी, you had stolen the show. Yeah, and it had become a school conversation. Have you gone and seen Dhoom? क्योंकि तब ऐसी फिल्म नहीं देखी थी. जी, so बहुत ही अलग फिल्म थी, मोटरसाइकिल्स पे. और आप करना चाहोगे धूम 4 या 5? मैं तो धूम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करना चाहूँगा. बिकॉज आई थिंक धूम जब भी बनी थी, धूम वो एक मोटरसाइकिल का साउंड था, इसीलिए धूम बनी थी. और लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा, मेरे हिसाब से ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहूँगा, बेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस कंट्री बाय लाइट ईयर्स. आउटस्टैंडिंग. प्लस आई रिमेंबर कि उस फिल्म की मार्केटिंग के लिए टाटा यंग को भी इंक्लूड किया गया. अपने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया टाटा यंग के साथ. बहुत सारी अलग अलग कूल चीजें थी उस फिल्म में. दैट्स व्हाई वी स्टिल टॉक अबाउट इट टुडे. वो गाना इतना अच्छा था, धूम मचा दे. आप सोचते हो उस फिल्म के बारे में एट ऑल? या मैं बहुत सोचता हूँ उस फिल्म के बारे में, क्योंकि काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज थे उस फिल्म के साथ. मेरे मोटरसाइकिल के दोस्त अभिषेक और उदय जो बहुत बहुत प्यारे हैं. एवरीथिंग अबाउट दैट फिल्म वाज गुड. अनफॉर्चुनेटली हमारे डायरेक्टर अभी आज हमारे साथ नहीं है, संजय गढ़वी. ही पास्ड अवे रिसेंटली, बट ग्रेट मेमोरीज अबाउट द फिल्म. जे कर्व होता है किसी के करियर में. जे कर्व यानी कि आपकी लाइफ नॉर्मली जा रही है और सडनली कुछ इवेंट हो जाता है, फिर सब कुछ तुरंत से स्पाइक होने लगता है. धूम के बाद हुआ था मेरे साथ, धूम के साथ हुआ था मेरे साथ. मेरा करियर एकदम टेक ऑफ हुआ उसके बाद. बोथ मनी एंड फेम? या बोथ. लेकिन रणवीर, मैं ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा पैसों के बारे में सोचता हूँ ना, तो कुछ नहीं होता है. मैं सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचता हूँ और सोचूं कि पैसा बाई प्रोडक्ट है, कि पैसा तो मिल जाएगा इसके लिए. इसके बारे में सोचो, तभी पैसे आते हैं. ये जे कर्व को आपने हैंडल कैसे किया? आई एम श्योर पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हुए होंगे तब. एंड यू मस्ट हैव बीन 32? या 31, 32. या इज 32 अ यंग एज? नहीं, it's an age where you're younger than me. I mean, you're 29 now. I'm 31. 31. तो आपके एज में आपने इतना कुछ अचीव किया है. तो I was 31 when this happened. तो 31, 32, correct, around that age. तो शायद मैंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया as much as you've achieved. In your 20s कभी ऐसा लगता था कि और करना है? अभी भी लग रहा है. You used to compare yourself? या अभी भी लगता है मुझे. आने के पहले भी मुझे वो फीलिंग है कि मुझे और करना है, और करना है, और करना है. वेल्थ क्रिएशन कम, वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा. वेल्थ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन. तो मैं अपने लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर मैं काफ़ी अनसक्सेसफुल भी होता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में अपने आप एक बेंचमार्क रखता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फेल माई सेल्फ. लेकिन कोशिश करता हूँ मैं. जैसे नो इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू रीच फॉर द स्टार्स यू विल टच द स्काई. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँ, मतलब 100 तक पहुँचूँ. 90 तो आ जाएगी तब. मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये कॉन्वर्सेशन हिंदी में कर रहे हैं. आई थिंक देश को इसकी ज़रूरत है. या क्योंकि मेरे हिसाब से जो यंगस्टर्स और ज़्यादातर सारे लोग जो इस शो को देख रहे हैं, दे नीड टू नो कि अगर जॉन अब्राहम कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं. क्योंकि जॉन अब्राहम इज़ अ वेरी बेसिक, और मैं हमेशा दोहराता हूँ ये फैक्ट कि मैं मिडिल क्लास हूँ. ये नहीं दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रगल अपने स्लीव पे पहन रहा हूँ. ये दिखाने के लिए कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके जो वैल्यू सिस्टम्स है वो बहुत ऊंचे रहेंगे. दैट वैल्यू सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस वैल्यू सिस्टम को आप कभी मत छोड़ना. वो आपका
जितने सारे मिडिल क्लास लोग, और मैं मिडिल क्लास रहने से इट्स एन एडवांटेज, जो ये शो देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो तो आप पैसे बनाओ लाइफ में, आप अमीर बन जाओ, लेकिन दिमाग के अंदर हमेशा मिडिल क्लास रहना। नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये मिडिल क्लासनेस आपने 2004 से 2012 के बीच कैसे अप्लाई किया? मैं तो अभी भी आई टेल यू रणवीर, मैं इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं अभी भी मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास सोचता हूँ। आप मेरे स्टाइलिस्ट से पूछे, ये कपड़े शूट के लिए दिए गए थे, आज के तारीख में भी मेरे सारे कपड़े एक सूटकेस में फिट होता है। मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, एंड आई वांट टू कीप इट सिंपल। मैं यूजुअली चप्पल पहनता हूँ, चप्पल पहन के मैं आता हूँ, चप्पल पहन के जाता हूँ। मेरा एक पिकअप ट्रक है जो मैं चलाता हूँ। मेरे 2 डॉगीज़ है, बेली एंड सिया, जो मेरे बहुत ही प्यारे है। दे सिट इन द ट्रक विथ मी। तो मेरे साथ जो काम करता है जीतू, एक बारी रिसेंटली, बहुत प्यारा लड़का है, गाड़ी चलाता है मेरे साथ। तो उसने मुझे कहा, सर आप अच्छी गाड़ी ले लो ना। तो मैंने कहा, क्यों जीतू, क्यों? मेरा ट्रैवल क्या है? जब भी मैं शूट पे जाता हूँ, मुझे प्रोडक्शन एक इनोवा देती है, एक बेसिक गाड़ी देती है जो मुझे पसंद है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का रास्ता क्या है? 1 किलोमीटर। और एक महंगी गाड़ी खरीद के मैं क्या करूँगा? किसको दिखाऊंगा? मुझे काम इस गाड़ी की वजह से तो नहीं मिल रहा है। ये गाड़ी डिप्रिशिएट होगा, किस को दिखाऊंगा कि मैं गाड़ी चला। अच्छा चलो, गाड़ी का शौक है, मैं ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इतना भी शौक नहीं है कि मैं 4.5 करोड़ 4 करोड़ गाड़ी पे खरीदूँ, स्पेंड करूँ। तो ऐसे जो भी ऑफर मुझे मिल रहा है, और आप देखिए मेरा जो फिल्म ट्रेजेक्ट्री है वो गाड़ी की वजह से नहीं आ रहा है। तो मैंने जीतू को कहा कि क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो, क्यों मुझे बोलते रहते हो सर एक गाड़ी खरीद रहे हो। तो वो समझ गया। तो अभी वो भी बोलता है ये पिकअप ट्रक बेस्ट है, बेस्ट। यू नो, आई थिंक जब आप भारत में ट्रैवल करते हो, ये पता चलता है कि मनी हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट पीपल। या फिर आप खुद के खर्चों को थोड़ा सा होल्ड बैक करने लगते हो कि यार दिस सेम 10K 20K विच आई थिंक आई वांट टू स्पेंड ऑन शूज इज समवन्स होल मंथ सैलरी। या पर ये पर्सपेक्टिव लाना मुश्किल होता है आई थिंक। या बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि रणवीर, अगर किसी को मज़ा आता है एंड दे एन्जॉय स्पेंडिंग मनी एंड शॉपिंग, तो करना चाहिए। वो उनका लाइफ है, उनका ट्रेजेक्ट्री, उनका लाइफ गोल या जो भी है, लाइफ स्टेट, और उसमें कोई खराबी नहीं है। मेरे लाइफ स्टेट में मुझे डर लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, अगर मैं इतना पैसा खर्च करूँ, मुझे डर लगेगा कि अरे बाप रे, जूते के ऊपर, बैग के ऊपर इतना पैसा, आई मीन आई वुड गेट स्कैर्ड। तो डर के मारे, और मैं बहुत ही कॉशियस इंसान हूँ, मैं थोड़ा होल्ड बैक करता हूँ। और जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे एंडोर्समेंट्स के बारे में या मेरे लाइफ के बारे में, मैं किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ कि आई लाइक टू लिव माई लाइफ मिडिल क्लास। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अमीर है वो बुरा इंसान है। वो बुरा इंसान नहीं है। मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त गरीब भी हैं, बट दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। जो अमीर है वो बहुत अच्छे हैं, जो गरीब है, जिनके पास, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रणवीर, ही इज़ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उसका नाम सुकू है, ऑटो रिक्शा चलाता है, और वो मेरे साथ कोई भी फिल्म है वो देखता है और बोलता है भाई ये आपकी फिल्म निकल गई भाई, बहुत अच्छी फिल्म है। तो वो मुझे बोलता है, वो रिएक्शन देता है, उसका रिएक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास आपका नंबर है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाउ आर यू ओके विद पीपल जस्ट कॉलिंग? आप मुझे भी अलाउ करते हो कि आपको बस कॉल कर लेता हूँ? कभी कभी हमारी 30 सेकंड की कॉन्वर्सेशन होती है। हाँ, ये आपके लिए ओके क्यों है? क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है अपने लोगों से, तो कॉल क्यों नहीं लूँ, हम लोग नॉर्मल बात क्यों नहीं करें। और ये शो थोड़ी, आई डोंट थिंक ये शो किसी को सेल्फ प्रमोट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। वी आर हैविंग अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, और ये शो में जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, किसी व्यूअर को कुछ अच्छा लगे, दैट विल बी ग्रेट। तो वही मकसद है हमारे शो का, कि किसी को यार ये अच्छा बोला उसने, यू नो, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। The key takeaway for me is create value and then wealth करेक्ट, will come by. वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर क्यों बने आप? क्योंकि जो फिल्में कर रहा था मैं और जो फिल्में देख रहा था मैं, आई वॉज नॉट हैप्पी। आई सेड आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स इन द इंडस्ट्री। इसके लिए मेरी पहली फिल्म जो थी विकी डोनर थी, और वो बहुत ही अलग फिल्म थी।
मुझे अभी भी याद है, मैंने स्टूडियो को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है. वहाँ से देयर वाज साइलेंस. स्पर्म डोनर शॉक्ड हो गए. फिल्म करा मैंने. फिल्म वाज अ बिग हिट और आई एम प्राउड टू से कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतना प्यारा, टैलेंटेड, वंडरफुल एक्टर है आयुष्मान खुराना. व्हाट अ लवली बॉय और कितना टैलेंट. आपने खुद को कास्ट क्यों नहीं किया विकी डोनर में? क्योंकि आयुष्मान वाज अ बेटर कास्ट. मुझे कहा गया था कि आप करोगे. मैंने बोला कि क्रेडिट टू सुजीत सरकार, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग. हम लोग आयुष्मान को लेके आए ऑफिस में, देखा, बातचीत हुई. वी सेड दिस इज द राइट कास्ट. जॉन इब्राहिम सही नहीं है इस फिल्म के लिए, आयुष्मान खुराना परफेक्ट है इस फिल्म. जॉन इब्राहिम सही प्रोड्यूसर है, इस फिल्म के लिए सही एक्टर नहीं है. इस फिल्म के लिए सही एक्टर आयुष्मान खुराना है. इज इट ट्रू कि एज अ फिल्म प्रोड्यूसर आप सिर्फ तब पैसे कमा सकते हो जब आपने खुद के पैसे लाइन पे लगाए हैं? आप पैसे कमा सकते हो अगर आप एक ऑनेस्ट फिल्म बनाते हो. यू नो, इट्स नॉट खुद के पैसे, इट्स आपको एक ऑनेस्ट फिल्म बनाना चाहिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड करेक्ट. या दो टाइप के प्रोड्यूसर्स होते हैं. एक जो फाइनेंसियर्स को ऑन बोर्ड करते हैं एंड दे फाइनेंस द फिल्म थ्रू द फाइनेंसियर्स, और दूसरे जो खुद के पैसे डालते हैं फिल्म पर. तो सारे प्रोड्यूसर्स, रणवीर, जितने भी सारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में, सारे प्रोड्यूसर्स स्टूडियो के पास जाते हैं. पैसा, स्टूडियो पैसा डालता है, प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट को सेटअप करता है. ओके. एक्सेप्ट फॉर वन प्रोड्यूसर, यशराज, जो खुद के पैसे डालता है. देयर इज नो वन हु हैज द पावर टू पुट हिज मनी एक्सेप्ट आदित्य चोपड़ा. ओके. पर वो बहुत बड़ी गैम्बल हो सकती है. यस, लेकिन वो आदमी इतना ब्रेव है. हम लोग बोलते हैं ना, बॉल्स ऑफ स्टील. आदित्य चोपड़ा हैज, बहुत गट्सी आदमी है. वो पब्लिकली अपीयरेंसेस क्यों नहीं करता? जरूरत ही उनकी नहीं personality. है. पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है. आदि इज वेरी स्मार्ट. द रोमांटिक्स जो सीरीज है हाँ. उसमें देखा हाँ, कि यार ये इतने अच्छे स्पीकर है, इतने बहुत अच्छा. इतना अच्छा कैमरा प्रेजेंस. क्लैरिटी ऑफ थॉट. हम्म. आदित्य चोपड़ा, क्लैरिटी ऑफ थॉट. उन्होंने आपको फिल्म्स के बारे में क्या सिखाया है ओवर द इयर्स? वो बहुत क्लियर है. वो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं, तू ये क्यों ले रहा है, क्यों कर रहा है, ये नहीं चलेगी यार, मत कर. या ये करो. सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हाउ ही सीज जॉन इब्राहिम. वो बहुत क्लियर है. और मुझे पता है जो भी मैं आदित्य चोपड़ा के साथ करूँगा, जो मैं करने वाला हूँ और डेफिनेटली करूँगा, दैट विल ऑलवेज डू वेल. क्यों? सेंस ऑफ क्लैरिटी. सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरे एक्टर्स के साथ भी उनका जो क्लैरिटी है. लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से वो मुझे प्रेजेंट करते हैं इज नेक्स्ट लेवल. आपने जे कर्व्स की बात करी धूम के बाद, क्या प्रोड्यूसर बनने के बाद भी ये एक जे कर्व था आपकी लाइफ में? या बूस्ट अप. यस. लोग मुझे एक, हमेशा सबके लाइफ में एक एक्स और एक वाई एक्सिस होता है. मेरे लाइफ में एक जेड एक्सिस आ गया, तो मेरा लाइफ जो है वो 3 डायमेंशनल बन गया. तो लोगों ने सोचा यार इसके तो डोले शोले है, बॉडी है, सब कुछ, लेकिन ये सोच भी सकता है. अरे वाह, फैंटास्टिक. तो प्रोड्यूसर ने मुझे एक मौका दिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अलग फिल्म बना सकता हूँ. आई कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. विकी डोनर, मद्रास कैफे, परमाणु, बाटला हाउस, दीज आर डिफरेंट फिल्म्स. वो रेगुलर फिल्म्स नहीं है. तो मेरे हिसाब से मेरा एक डिफाइनिंग पॉइंट जिस्म था, दूसरा डिफाइनिंग पॉइंट धूम, तीसरा जब भी मैं प्रोड्यूसर बना, शूट आउट एट वडाला. आई लव इट, लव इट. संजय गुप्ता, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई वर्कड विद. आउटस्टैंडिंग. वो रोल कैसा था आपके लिए? वो भी डार्क ग्रिटी रोल था. मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. और मुझे पता था कि जब भी मैं हाथ खोल के ऐसे भागूंगा, मुनीर बोल के, मैंने सोचा नहीं कि ऑडियंस का रिएक्शन इतना होगा. मतलब क्रेजी. अभी आज के तारीख में भी जब भी मैं इंटीरियर्स में जाता हूँ, लोग मुझे 2 नाम से बुलाते हैं. या तो मनिया भाई, मनिया सुरवे, या वेलकम बैक में अजू भाई, अजू भाई. तो ये दो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट पीपल पिक अप. हमें कोई और रोल पसंद है, वी लाइक दैट, वी से यार ये रोल बहुत अच्छा है ये, बट पीपल पिक अप डिफरेंट रोल्स एंड दे एंजॉय इट. आप खुश थे इस पूरे सफर में? या मैं हमेशा खुश रहता हूँ. आई एम नेवर इनसिक्योर. जब भी परमाणु के पहले 4 साल गए जहाँ पे मैंने काम नहीं किया, बहुत सारे न्यू कमर्स आए, मुझे बोला गया था कि यू आर डन, यू आर फिनिश्ड, यू आर आउट, दिस दैट. परमाणु आई, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैं आउट हूँ कि इन हूँ. परमाणु करा मैंने, वर्कड.
बस काम करते जा रहे जस्ट हो। काम करते रहो, फॉर यू ऑल्सो काम करते रहो। आप ये मत देखना कि आप आज इन हो, आप आउट ऑफ स्टाइल हो, ये हो, कुछ नहीं। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, जस्ट वर्क हार्ड, पीपल विल सी योर ऑनेस्टी। तो मेरा भी वही था। लोग लॉन्ग टर्म में क्या एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं आपके बारे में? तो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ले गया था नयोमा करके एक जगह जो 15,700 फीट अबव सी लेवल है। इट्स द हाईएस्ट मैकेनिकल जो आर्मरी है इन द वर्ल्ड। हमारे हिंदुस्तान की आर्मी उस पॉइंट पे है। तो मैं वहाँ गया था, जो ऑक्सीजन बहुत रेयर है, और वहाँ से 20 किलोमीटर आगे चाइनीज़ बॉर्डर है। तो जब भी मैं नीचे आया ले एयरपोर्ट पे, तो जो CISF के मेन कमांडेंट थे वो मुझे मिले, पवन यादव, बिहार के थे। उसने बोला कि सर मैं आपकी सारी इंटरव्यूज़ देखता हूँ जॉन, मेरा एक हायाबुसा का पोस्टर है वॉल पे जो गीला हो गया था, मैं उस पोस्टर, मेरा घर नया है, वो पोस्टर मैंने नए घर में लगाया है। सो ही सीन एवरीथिंग आई हैव डन, सब कुछ देखा है। तो किसी ने मजाक में, स्टूडियो वाली ने मजाक में पूछा कि क्यों कनेक्ट करते हो आप जॉन अब्राहम के साथ? तो उसने कहा कि उनका जो सिंप्लिसिटी है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आदमी बहुत सिंपल है। और ये मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ रणवीर, मैं ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, टू बी सिंपल इज टू बी द बेस्ट थिंग इन लाइफ, जस्ट बी सिंपल। कभी सिंप्लिसिटी से दूर गए आप? नहीं, कभी नहीं, एंड दैट्स फैंटास्टिक। कभी नहीं गया, ऐसे माइंड में भी नहीं आया कि मुझे जाना चाहिए। मैं फैंसी, और अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा ये गलत नहीं है, अगर फैंसी कोई पहने करे, कोई गलत चीज़ है, मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। आई थिंक आपसे बात करके मैंने ये भी जाना है कि आपकी इंटरेस्ट सिर्फ बाइक्स है और नॉलेज। या नॉलेज नंबर 1, स्पोर्ट्स। मैं ओलंपिक्स देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग ऑल द गेम्स। मैं एक स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। कैन आई टेल यू हू? लक्ष्य सेन, बैडमिंटन, आउटस्टैंडिंग। मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ लक्ष्य का, लेकिन आई थिंक ही जस्ट लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। सारे स्पोर्ट्स देखते हो? सारे स्पोर्ट्स देखता हूँ, ट्रैक एंड फील्ड, सारे जो ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स है मैं देखता हूँ। थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में बात करें। हाँ, कैसा रहा आपका सफ़र ISL में? क्योंकि आई हैव वॉच्ड फुटबॉल ओवर द इयर्स, आई फील कि पिछले 1-2 साल में ISL को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिली है जी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फुटबॉल की बातें हो रही हैं हिंदी में। यू बीन अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल। या क्या कहना चाहोगे इंडियन फुटबॉल के बारे में? जी, इंडियन फुटबॉल के बारे में यही कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी ने इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर दिया है। दे हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन फुटबॉल। लेकिन आई फील कि रिलायंस ने इस लीग को लेके बहुत अच्छा किया है। लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस फुटबॉल इन इंडिया को बढ़ावा मिला है ISL की वजह से। लेकिन हर साल मेरा बहुत बड़ा लॉस होता है, और मैं एक इंडिविजुअल ओनर हूँ, और जो सारे दूसरे टीम्स हैं दे आर ऑल ओन्ड बाय multi-billion dollar कॉर्पोरेट्स। तो compete करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मानता हूँ कि दैट इज़ लाइक माई सेकेंड होम। तो मैं अपने फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को बहुत प्राइड के साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मुझे भी बुरा लगता है, रणवीर, दैट्स ऑल्सो व्हेन आई नियरली क्राई, जब भी हम लोग हारते रहते हैं बहुत बुरा लगता है। और 2 सीजन ऐसे गए जहाँ पे बहुत बुरा हुआ, बट ये फुटबॉल टीम को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने उसको क्रिएट किया फ्रॉम स्क्रैच। तो आई वुड होप कि ये आगे कोई और लेके जाए, इसको और बढ़ाए। आई होप कोई मुझे बैक करे, गवर्नमेंट्स मुझे बैक करे। हिमांता बिस्वा शर्मा जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है, कॉनरेड सांगमा जो हमारे मेघालय की CM है, फैंटास्टिक पीपल। जिस तरीके से उन्होंने दोनों ने मुझे सपोर्ट किया है रणवीर, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। पता है, टू ओन अ स्पोर्ट्स टीम इज अ वेरी बिग ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ गाइज। या वो फीलिंग कैसे होती है? जी, एक वैनिटी का फीलिंग आता है कि आप ओनर हो, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, लेगेसी। आई वांट टू लीव। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से एक लियोनेल मेसी मिले, आई विल बी हैप्पी। एक सुपरस्टार मेरे अकेडमी से आना चाहिए। अभी मेरा अकेडमी शिलोंग में बन रहा है, इट्स गोइंग टू बी इंडियाज़ बेस्ट अकेडमी, फुटबॉल अकेडमी, और मैं बना रहा हूँ उस अकेडमी को। 2 साल लगेंगे। मेरे पास फंड्स नहीं है, तो मैं कॉर्पोरेट्स के सामने जाके भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो, मुझे ये अकेडमी बनाना है। बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन,
एवरीथिंग मुझे उनका ख्याल रखना है फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 18। ये फर्क है भारतीय फुटबॉल अकेडमीज और यूरोपियन फुटबॉल अकेडमीज के बीच? जी मैम, सारे फुटबॉल अकेडमीज़ में पर्सनली गया हूँ, जैसे साउथहैम्पटन, आयाक्स, पोर्तो, बहुत सारे अकेडमीज़ में गया हूँ सीखने के लिए कि अकेडमीज़ कैसे बनते हैं, उनका क्या होता है। आई हैव लर्नड एवरीथिंग एंड आई हैव कम बैक। मेरा भाई आर्किटेक्ट है, मेरे भाई का फर्म का नाम, यू विल बी शॉक्ड, माय नेम इज़ जॉन एब्राहम। मेरे पिताजी का नाम एब्राहम जॉन है। तो एब्राहम जॉन आर्किटेक्ट्स, वहाँ पे गया हूँ, भाई को एक ये पूरा प्लान दिया हो। ही इज़ क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल अकेडमी। अभी उसको हमें फ्रूइशन पे लाना है, मतलब फाइनलिटी पे लाना है। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, जमा करूंगा पैसे, खुद का पैसा लगाऊंगा। आई विल मेक द बेस्ट अकेडमी इन द कंट्री। एक बहुत कॉमन सवाल है फुटबॉल से रिलेटेड कि हमें ईपीएल में या ला लीगा में इंडियन प्लेयर्स कब दिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी पीपल लाइक यू आर द बेस्ट टू आंसर दैट। आई टेल यू, जब भी अपना हमारा ग्रास रूट्स स्ट्रांग होगा तभी। जब भी आप सिर्फ आईएसएल टीम्स पैसे डालेंगे एक्सपेंसिव प्लेयर्स पे, उससे नहीं बनेगा। आपको इंडियन प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद है फ्रॉम द एज ऑफ 5 इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स को, हमारा वुमेंस टीम भी है, हम डेवलप करना चाहते हैं, स्टार्स, फ्यूचर स्टार्स ऑफ इंडिया। उन बच्चों को मैं बुंडेसलीगा मतलब जर्मन लीग में या ईपीएल में कैंप्स में भेजूंगा स्पेन में, कि उन लोग और सीखे और सीखे और सीखे। मेरे एकेडमी में पोर्चुगीज, स्पेनिश, वहाँ से कोचेस लेके आऊँगा कि हमारे बच्चों को सिखाए, एंड आई विल गेट दैट 1 स्टार। तभी आप देखोगे जैसे सॉनमिन टॉटनहम हॉटस्पर के लिए खेलते हैं, कोरियन है, या कोई और कंट्री से, यू नो, जैसे मोहम्मद साला हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लिवरपूल के लिए खेलते हैं। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जैसे बोलते हैं। तो फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल अभी एक बहुत लो जगह पे है, बहुत लो जगह पे। हमारी रैंकिंग भी बहुत ख़राब है और हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल है। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी कोशिश यही है कि पैसा फेंकने के बजाय कि हम लोग चैम्पियन है, उसके बजाय हम लोग ग्रास रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ही अच्छा होगा। ये सवाल ना बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस को पूछना था, बट अगेन इट्स ओनली आईएसएल ओनर्स हु हैव द कंप्लीट पिक्चर। आई फील इन माय आइज आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। मे बी आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, बट ऐसा लगता है कि शायद 15-20 सालों में एक तो प्लेयर निकलेगा। 15 साल में डेफिनेटली ह्यूमन सॉन की तरह। यस, मे बी आई वुड से नॉट इवन 15 years, मे बी 8 years, 7 years, क्योंकि मैं बहुत होपफुल हूँ। क्योंकि हम लोग क्लब्स की ओन करते हैं। मेरे हिसाब से मैं क्लब इसीलिए ओन करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है। मुझे एक इंडियन प्लेयर चाहिए जो वर्ल्ड स्टेज पे खेल सके। दैट इज़ माई ड्रीम, एंड इफ दैट हैपन्स देन द लीग विल पिक अप। अगर आपके प्लेयर स्टार्स नहीं है और इतना टैलेंट नहीं है, दिस लीग इज नेवर गोना पिक अप। जब आपकी टीम मैच हारती है या आपकी कोई एक्सपेक्टेड हिट फ्लॉप कर जाती है, तब अंदर ही अंदर आप कैसे हैंडल करते हो? डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट इट्स अ गेम। स्पोर्ट की बात करें, इट्स अ गेम। कोई हारेगा, कोई जीतेगा, हमारा टाइम आएगा, यू नो। सो आई लुक एट इट दैट वे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट। फिल्म्स अगर नहीं चले तो आप ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना, कि ऑडियंस ने जजमेंट दिया है कि आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं है या आपकी फ़िल्म हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुई है, तो आप ये एक्सक्यूज़ मत ढूंढना कि अरे मेरा रिलीज डेट रॉन्ग था, मेरी मार्केटिंग ख़राब थी, मेरी नहीं, योर फिल्म वॉज नॉट गुड। बेटा, आपकी फ़िल्म अच्छी नहीं थी, प्लीज़ मूव ऑन, वेक अप, स्मेल द कॉफ़ी, मूव ऑन। अच्छी फिल्म बनाओ। अच्छी फिल्म मतलब एंटरटेनिंग फिल्म, द ऑडियंस शुड कनेक्ट विद इट। अगर फिल्म चलती है मतलब कमर्शियल सक्सेस है, मतलब ऑडियंस ने एक्सेप्ट करा है, जैसे पठान चली। इफ अ फिल्म डजंट वर्क, जैसे मेरी बहुत सारी फिल्में नहीं चली है, इट्स नॉट वर्कड बिकॉज द फिल्म इज़ नॉट गुड। तो वो आप एक्सेप्ट करो ना, उसमें क्या है, मतलब क्या पॉलिटिकल बन के मैं, यू नो, नहीं, व्हाई डू आई डू दैट? आई एम गेटिंग इनटू माय पारसी जोन, you know, I'm just getting into a zone where I'm just going to blab out crap now. No, just dust it off and move on. Okay. जब पठान हिट बन गई on the first day itself, तब शाहरुख सर से बात हुई आपकी? नहीं, हम लोग थे साथ में,
Okay. When you'll realize that it's a hit. Yeah. We were there. We saw the film and realize हुआ कि इस फिल्म में कुछ बहुत अच्छा है. And we both looked at each other and we said, damn good, yeah. वो फीलिंग कैसे होती है? बहुत अच्छा. तो आदित्य चोपड़ा जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी को फिल्म नहीं दिखाते, सिर्फ शाहरुख खान को. तो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता था ना वो शाहरुख खान से मिलता था. हाउस ऑफ फिल्म मतलब फिल्म रिलीज के पहले तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वो मुझे देते. इज़ वेरी स्वीट शाहरुख मेरे हिसाब से. और फिल्म इसलिए चली क्योंकि एनर्जीज में आप मानते हो, हमारे एनर्जीज भी बहुत सही थे. शाहरुख मेरे जज थे जब भी मेरा करियर शुरू हुआ और पठान के टाइम उनके साथ में काम कर रहा था. सो देयर वाज रिस्पेक्ट, लव एंड एज अ पर्सन वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है. आपने तो सुना ही होगा कि इज़ रियली स्मार्ट, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग. बहुत क्यूट इंसान है, वेरी नाइस. और वी गॉट अलॉन्ग. आई थिंक दैट वाज रियली स्पेशल. वी रियली गॉट अलॉन्ग. आई थिंक शाहरुख खान को लेकर हर कोई ये कहता है कि वो ऊपर वाले का बंदा है. ये मैं आपके बारे में भी मानता हूँ. आई नो योर स्पिरिचुअल इंक्लाइन, मतलब आप एग्नोस्टिक हो, एथियस्ट हो. बट हर इंसान की ना एक एनर्जी होती है, द एनर्जी दे ब्रिंग इनटू. वेरी इंपॉर्टेंट. यू ब्रिंग अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी इनटू रूम्स. दैट्स गुड. तो जस्ट अ थॉट, अगर आपको बात नहीं करना है इसके बारे में, इट्स फाइन. रणवीर, मैं बहुत लकी हूँ लोगों के लिए. आई जस्ट वांट टू टेल यू, नो आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं बहुत लकी हूँ. जहाँ पे मैं जाता हूँ, आई डोंट नो, आई मीन दैट्स द रेपुटेशन आई हैव. जो होटल में मुझे सर्व करता है वो फाइनली GM बन जाता है होटल का. लिटरली मैं बहुत लकी हूँ लोगों के लिए. जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, थिंग्स, आई थिंक इट्स एनर्जीज. शायद जो भला आप एनिमल्स के लिए कर रहे हो, पॉसिबली, आई नो कि आप कितना करते हो. कुछ तो अक्यूमुलेट होता होगा. 100%. मैंने कभी ना आपसे स्पिरिचुअल बातें नहीं करी है, बट आई नो कि आप कितना ज़्यादा स्टडी करते हो दुनिया को. जी. लॉजिकली आई वांट टू नो कि ये जो एग्नोस्टिक या एथियस्ट एंगल है, ये किसी वजह से आया है. एंड आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. जी, मैं जो लोग किसी चीज़ में बहुत मानते हैं, दे हैव फेथ, मैं उनको बहुत एनवी करता हूँ. क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जैसे बोलते हैं ना. फेथ जो है, जो बिलीफ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो मैं उनको बहुत एनवी करता हूँ कि यार आप इतना बिलीव करते हो. तो मेरे लिए रिलीजन वही है कि आप या तो कोई भी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, जू, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी आप हो, सिख, फेथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. या मेरे लिए वही सबसे बड़ा भगवान है, फेथ. बिलीफ इन लाइफ. या बिलीफ इन लाइफ. बट इफ़ यू आस्क मी कि इतने सारे रिलीजन्स है, मैं बहुत साइंस फॉलो करता हूँ. आई एम अ साइंटिफिक पर्सन. एंड और मेरे लिए कॉमन सेंस यही है कि हम लोग, आपने होमो सेपियंस तो पढ़ा ही होगा. जी. अगर आप एक एजुकेटेड अप्रोच ले, देन it would be difficult to argue if there is a God or not a God. I'm not saying there is no God. नहीं. बट मेरे हिसाब से ये बहुत डिफिकल्ट आर्ग्यूमेंट है. लेकिन जो कोई एक गॉड में बिलीव करता है वो उसके फेथ के वजह से. एंड इट्स ऑल्सो फेथ, वो ड्राइव के नहीं यार कुछ होगा. क्योंकि जब भी हमारा जो क्राइसिस सिचुएशन आता है ना, तो हम लोग ऊपर वाले को ही प्लीज़ कोई तो होगा ना. इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस. पता है कि इंग्लिश कोट है कि everyone believes in God, they just call it different names. Yeah. Fair? मतलब कुछ लोगों के लिए साइंस है, कुछ लोगों के लिए पैसे हैं. Yeah. आपके लिए गॉड फेथ है. मेरे लिए, मैं ऑफेंसिव साउंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं लोगों को और रिलीजन्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ. लेकिन रिलीजन में जब भी इरेशनैलिटी आ जाता है, एक्सट्रीमिज्म, इवन इरेशनल, जो कस्टम्स ट्रेडिशंस जो आज के तारीख में देखें कि क्यों ये क्या हो रहा है, यू नो, आई फाइंड इट अपसर्ड. तो मैं किसी के रिलीजियस फेथ के बारे में कमेंट नहीं करूँगा. मैं सिर्फ कहूँगा कि प्लीज़ हैव कॉमन सेंस. दैट्स द ओनली थिंग, कॉमन सेंस. बट जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है ओवर डेकेड्स, लेट्स पॉज एट राइट नाउ. अभी जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल क्या है? हर जिंदगी के हर फेज में अलग सवाल होते हैं. यहाँ ये सिर्फ मेरा दिमाग है, आई डोंट नो. नो, आई थिंक अलग सवाल होते हैं जिंदगी के हर फेज. बट इट्स गुड यू आर आस्किंग दिस, बिकॉज
यू डू आस्क क्वेश्चन, मतलब लाइफ में हमेशा होता है कि आप सवाल पूछते हो जब भी आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो. लाइक माई जो मेरा सीनियर होगा वो शायद सोचता हो कि मैं यहाँ से मेरा लेगेसी क्या होगा, क्या करूँ मैं इन पैसों के साथ या ज़मीन के साथ या घर के साथ, कौन लेके जाएगा, तो अपना विल बनाएगा वो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो व्हेन मॉर्टैलिटी इज कमिंग क्लोजर टू यू, जब भी डेथ आपके बहुत पास आ, सब लोग मरने वाले, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. आई विल गो, यू विल गो, सब लोग मरने वाले. बट वो सारे सवाल आ जाते हैं माइंड के अंदर. इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं दे गो क्लोजर टू रिलीजन. It's a very weird thing. There's a connection between the two. So, but you have to live life to the fullest every day. Like I say, मैं बोलता हूँ कि live in the present. Present में जियो. Enjoy this moment. जॉन एब्राहम के 4 मेन फिटनेस फंडे क्या हैं ओवर द लॉन्ग टर्म? I think youngsters को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत बोरिंग आंसर, no drugs. और इसीलिए शायद मुझे पार्टीज में लोग बुलाते भी नहीं हैं, बिकॉज आई फील कि उनको लगता है कि मैं क्वाइट डिफरेंटली रिएक्ट करूँगा. सो आई डोंट थिंक एनीबडी एंटरटेन्स मी, और एंड वी हैव अ गुड रिलेशनशिप, मतलब जिसके साथ. तो मैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टीज में लोग ड्रग्स कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी को देखूँगा पता नहीं क्या जग जाएगा मेरे अंदर. हाँ, यू नो, सो आई डोंट नो. तो मैं एंटी ड्रग्स हूँ. तो वो मेन. सेकंड, मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि कोई भी नशीला चीज़ आप लिमिटेशन में करें. अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, आई एम अ टीटोटलर, तो शैम्पेन मुझे पसंद है, मतलब साल में एक बारी सेलिब्रेट करने के लिए इतना लेता हूँ. लेकिन आई डोंट ड्रिंक, नॉट इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, लेकिन मुझे वो स्मेल थोड़ा वो ऑड लगता है. सो दैट्स समथिंग आई डोंट डू. मेंटल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गो टू जिम एवरी डे, कंसिस्टेंट. और फोर्थ, कंसिस्टेंसी. हर रोज मैं ट्रेन करता हूँ, जाता हूँ. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 34 years, 35 years. मैं यही करते आया हूँ, बिफोर यू वर बॉर्न. आई हैव बीन ट्रेनिंग एवरी फ्रीकिंग डे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जॉन अब्राहम शुड डाई फ्रीकिंग जैक्ड. यू नो, कि अगर मेरा अगर मैं उधर, इफ आई एम 74, 75, एक 24 साल का लड़का देख के बोले, माय गॉड व्हाट द शिट, लाइक दैट लेवल ऑफ जैक्ड. तो मैं हर रोज वही कोशिश करता हूँ कि आई एम नेक्स्ट लेवल जैक्ड. आई एम नॉट गोना डाई, और आई एम गोना डाई. आई एम जस्ट गोना, एवरी डे इज अ फाइट फॉर मी. Every day is a fight for me. I will die with a 6-pack. Wow. That's why we love you. I'll kill it. And मेरा एक टी-शर्ट है जो मैंने नहीं पहना. It says life is too short to be small. Size matters to me because मैं उस जमाने का हूँ. मेरा जो I used to look up to someone was Sylvester Stallone. And I'm a big fan of Stallone. Same. उसी के वजह से I went to gym. So I always think that मैं वोक मेंटालिटी में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. आई रिस्पेक्ट इट, बट आई थिंक यू नीड टू बी बिग, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नो, यू नीड टू लैंड अ पंच. जब भी जॉन अब्राहम मारते हैं लगना चाहिए, जैसे निखिल अडवाणी का वेदा में, कि लगता है कि उसने स्टीयरिंग खींच लिया गाड़ी से. यू हैव टू बी लाइक दैट. ये एक हाइपर थ्रोबैक है. ये शायद मेरा 11th और 12th वीडियो है एवर. एक बॉलीवुड बॉडीज नाम की सीरीज होती थी हमारी. ही शॉट इट 8 years ago एंड इट्स अ जॉन अब्राहम थीम्ड एपिसोड. बेसिकली एक जमाने में बियर बाई सिर्फ एक फिटनेस चैनल हुआ करता था, एंड वी हैड मेड अ वीडियो अबाउट यू सेइंग कि अगर आपको जॉन अब्राहम जैसे आर्म्स चाहिए तो आर्म वर्कआउट ऐसा होना चाहिए आपका. वाओ. एंड जब मैं पहली बार आपसे मिला, यू ब्रॉट अप दैट वीडियो एंड आई हैड फॉरगॉटन कि वीडियो बनाया था. आई वाज सो हैप्पी सीइंग इट. ऑनेस्टली जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था 2015 में, मेरी मैनिफेस्टेशन ये थी कि इन पर्सन एक दिन आपको ही ये वीडियो दिखाऊंगा. तो सॉरी जॉन, गोइंग टू बी सेल्फिश विद यू अ लिटिल बिट. पूरा वीडियो नहीं, जस्ट द स्टार्ट. What's good, everybody? Now, John Abraham is the king of Bollywood physiques. He's the one guy who inspired me to take up weight training. And the one striking thing about John's physique are his monster arms. And that's what today's video is about. That bro. Yeah. मतलब I think Beer Biceps आपका शो का नाम है ना? I'll give you this. You can take a photo of my biceps and use it. It's crazy, man.
आपने एक पूरे जनरेशन ऑफ ब्रोज के लिए बहुत कुछ किया जस्ट बाय एग्जिस्टिंग एंड बीइंग जॉन अब्राहम। जो आपने कहा था कि एक ज़माने में पीपल डिडंट नो योर माइंड एंड देन वंस यू बिकम प्रोड्यूसर पीपल थॉट ओ स्मार्ट भी है। आई थिंक कि लोग अब तक नहीं जान पाए कि आपके दिमाग में कितना कुछ छुपा हुआ है। आई एम जस्ट ग्लैड कि वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टुडे जॉन। थैंक यू रणवीर। ये एक मीम बन चुका है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब ये भाई साहब मैं धर्म की रक्षा करूंगा। वाह, व्हाट अ पावरफुल ट्रेलर। या इट्स अ गुड ट्रेलर। ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहूँगा बिकॉज दिस विल इट्स अ वेरी गुड फिल्म। टीज़र बहुत अच्छा था, ट्रेलर उससे भी अच्छा था, लेकिन फिल्म उससे भी अच्छा है। इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ फिल्म ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। और ये फिल्म को मेरे हिसाब से ऑडियंस विल फाइंड अ गुड फिल्म। ये बहुत अच्छी फिल्म है, चलेगी। जब मैं कल बनारस में था तो वहाँ के यूथ से बात हो रही थी आपके पॉडकास्ट के बारे में। 2 सवाल है, फिर एंड कर देंगे। हाँ, पहला सवाल ये है कि ये फिल्म यूथ को क्यों देखनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इंडिया के लिए, एंड दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग प्लग, क्योंकि इंडियन मैन नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट देयर वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखना चाहिए। मेरा कैरेक्टर जो है अभिमन्यु का, सेकेंड रीज़न, औरत के लिए, हर औरत के लिए एक आदमी को एक रक्षक होना चाहिए। अभिमन्यु वो आदमी है। एंड आई थिंक men should have this mentality rather than the mentality they have. जो mentality अभी जिस नज़रिया से औरत को देखता है, it's sad. दूसरा सवाल उसी बनारसी बच्चे का सवाल है। उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्विक 3 things that you would tell him. He's 22, वो बस लाइफ की शुरुआत कर रहा है पर एम्बिशियस है आपके ही तरह इन सो मेनी वेज। सेल्फ कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ में आप मानते हो उसी को करो, उस चीज़ को फॉलो करो, और हमेशा हमेशा इंटेग्रिटी और ईमानदारी से काम करो। यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे। जॉन अब्राहम, यही था आज का एपिक पॉडकास्ट। पिछली बार इंग्लिश में बातें हुई थी, वो भी उसकी भाई बच्ची थी, फिटनेस की बात हुई, पर आज हमने दिल और दिमाग की बातें करी। नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। वाह, that will be a separate topic. The only film celebrity who knows more about geopolitics than Avijit Chavda himself. No, I would love to talk about that. That's great, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है, बात करना चाहिए उसके बारे में। I think इंटरनेट अब रेडी हो चुकी है for the real John Abraham. That's all I'll say. Hopefully. Thank you for showing a side of me जो किसी ने देखा नहीं है. So thank you. Genuinely, the respect and love I feel for you, I can't put it in words. Thank you. All I'll say is thank you. Likewise. Thank you, John. Thank Love you. you. Thank you for everything. Thank you. इसी बार आपके गले लगाना, फिर आपके गले लगाऊंगा। तो दोस्तों, ये था आज का स्पेशल हिंदी पॉडकास्ट पर अब फ्लेवर बदलने वाला है। ये वाला पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस इंसान ने जेन्युइनली मेरी बहुत मदद करी है लाइफ में। ही हेल्प मी ग्रो अप। मेरे लाइफ के मुश्किल मोमेंट्स में, एंग्शियस मोमेंट्स में इस इंसान ने मेरी बहुत हेल्प करी है। आई ओ जॉन अब्राहम अ लॉट। पर एक प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से ये भी कहना चाहूँगा कि यार, जॉन अब्राहम 2.0 की शुरुआत हुई है मेरे अनुसार। ये मैं उनके दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ, पर एज अ मीडिया प्रोफेशनल भी कह रहा हूँ, वी आर येट टू सी द नेक्स्ट वर्जन, द बेस्ट वर्जन ऑफ जॉन अब्राहम। आई होप कि आपने इसी पॉडकास्ट के दौरान इनकी नेक्स्ट वर्जन, इनकी बेस्ट वर्जन की एक झलक देखी होगी। ट्रस्ट मी, ये 1% है और बहुत कुछ है इनके दिमाग में।